किया है कंप्रेसर को रिप्लेस। ये कंप्रेसर में पार्ट था मोटर से आपके ये पंप था। अब आप कंप्लेन पे गए हैं, यूनिट कूलिंग नहीं कर रहा, अब लाइन को तोड़ते गैस ही नहीं, कल मैंने सुझाया था थोड़ा सा। अब सब पंप को चेक करते हैं, पंप सही है कि नहीं, पंप आपको सही लग रहा है। अब इसके अंदर इसका मतलब है कस्टमर को आपने बताना है सर लीकेज, क्योंकि ये दो इशू आते हैं, मैकेनिकली दो इशू है, या पंप फॉल्टी हो जाएगा या लीकेज होगी। आप उसे बताते हैं सर लीकेज है इसके अंदर। तो ऐसी सूरत के अंदर आप क्या करते हैं, यूनिट आप लेके चले जाते हैं। अब यूनिट लेके चले गए। अब आपने क्या करना होता है, पहले अक्सर मैकेनिक मैंने देखे हैं कि हम भी ऐसे ही करते थे, पूरे यूनिट के अंदर प्रेशर दे देते हैं। यानी ये कंप्रेसर है आपका, कंप्रेसर के साथ ये सेक्शन लाइन लगी हुई है, ये आपके पास डिस्चार्ज लाइन लगी हुई है। क्या करते हैं, पूरे सिस्टम के अंदर प्रेशर दे देते हैं। बिल्कुल पूरे सिस्टम के अंदर 500 psi प्रेशर दिया, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, सबसे ज़्यादा टाइम की बर्बादी होती है। हम भी ऐसे करते रहे जब सेंस नहीं थी कि साहब के हाँ जी हम डायरेक्ट इंजीनियर बन गए, नहीं। फिर ऐसा ऐसा दिमाग ने काम किया कि हम क्या करते हैं, वेस्टिंग फॉर टाइम है कि टाइम हम बर्बाद कर रहे होते हैं, कि इस तरह नहीं करना चाहिए। सिस्टम क्या होता है, हमने प्रेशर दिया, आपने 500 psi प्रेशर दिया, शाम को आपने देखा प्रेशर आ गया 490, ठीक है, इसका मतलब है लीकेज है। अब ये मालूम नहीं है कि सिस्टम के हाई साइड हिस्से में लीकेज है या लो साइड हिस्से में है, यानी कंडेंसर साइड पर लीकेज है या आपकी इवेपोरेटर साइड पर है, ये पता नहीं है। समझ गए होंगे मेरी बात, क्योंकि कहाँ लीकेज है कोई पता नहीं है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है शुरू के अंदर। फिर क्या करते हैं हम लोग, सिस्टम को अलग करते हैं, ये हिस्सा हम अलग करते हैं, वो हिस्सा हम अलग करते हैं। बेहतर नहीं है कि आप पहले ही हिस्से अलग कर लें, कि आप क्या करते हैं, हम हिस्से दोनों हिस्से, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं इस हिस्से में लीकेज है, इस हिस्से में लीकेज है, हम सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। बेहतर रास्ता है कि शुरू से सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम कर दें, आपका टाइम बचे। अब कैपिल ट्यूब को यहाँ से अलग कर देना है, ठीक है, कैपिल ट्यूब अलग कर दिया। कैपिल ट्यूब के मुंह को आपने टाँका लगा देना है, जहाँ ना समझ आए मैं आपसे बाद में पूछता हूँ, टाँका लगा देना, ठीक है। उसके बाद सेक्शन साइड पर आपने प्रेशर दे देना है, अच्छी तरह आपने ध्यान में रखना है। 250 psi, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, वेपरेटर फट जाएगा। 250 psi का प्रेशर देना वेपरेटर साइड पर। प्रेशर जब आपने देना है सेक्शन साइड से देना है। कल मैंने क्या समझाया था, वॉश आपने करना है तो आप कैपिलरी ट्यूब से वॉश करेंगे, याद होगा कल काफी टाइम मैंने इसमें लगाया था। इधर से वॉश नहीं करना, लेकिन जब आपने प्रेशर देना है इधर से देना है, उधर से नहीं देना। क्या वजह ये है कि इस साइड से प्रेशर प्रॉपर नहीं जाएगा, कैपिलरी है, कैपिलरी पे प्रेशर रुकेगा, आपकी गेज की सुई शो कर रही होगी 200 psi, लेकिन अंदर 50 psi भी नहीं गया होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर लाइन में रुक जाएगा, आगे ऐसा ऐसा जाएगा। इस वजह से इस साइड से हमें कन्फर्म नहीं होता कि कितना प्रेशर जा रहा है। तो इस वजह से जब हम प्रेशर स्टैंड करते हैं तो हम सेक्शन साइड से करें, ताकि जल्दी प्रेशर जाए, पता चला हमें एक्यूरेसी क्या है, कितना प्रेशर चला गया है। आपने क्या करना है, हाई प्रेशर गेज ले लें या लो प्रेशर इस्तेमाल करना चाहे, थोड़ा प्रेशर है 250 psi तक लो प्रेशर गेज होती है, आप लो प्रेशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बासूरत दीगर आप हाई प्रेशर गेज इस्तेमाल करें। आप जो गेज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं सिंपल समझाने के लिए करता हूँ। आपने इसकी लाइन को, मैंने आपको कल भी समझाया था कि जो भी यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ताल्लुक गेज के उस पोर्ट के साथ होगा, नीचे वाले होल के साथ होगा। आप वेपरेटर में प्रेशर दे रहे हैं, कंडेंसर में दे रहे हैं, यूनिट में वैक्यूम कर रहे हैं, गैस चार्ज कर रहे हैं, कल बार बार समझाया था, इस पोर्ट का ताल्लुक आपके यूनिट के साथ होना चाहिए। और जो साइड पोर्ट है इसके साथ आपने क्या करना है, साइड पोर्ट के साथ आपने प्रेशर पंप लगाना है। इस साइड के साथ आपका प्रेशर पंप लगेगा डिस्चार्ज साइड से। अब इसके अंदर 250 psi,
इसी तरह कंडेंसर के मुंह को आपने टांका लगा देना है और कंडेंसर साइड पर इसी तरह आपने इसके अंदर भी 250 psi प्रेशर। ठीक हो गया। अब आपने ये ट्रेस करना है कि आप घंटे 2 घंटे बाकी काम करते रहे, अपने ये प्रेशर स्टैंड हो गया इसके अंदर। आप घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जब आप साइड से वापस आते हैं या शाम को दुकान बंद करते हुए देखते हैं कि आपके कंडेंसर का प्रेशर ड्रॉप हो गया, 250 से 230 हो गया, 240 हो गया। इसका मतलब है इसके अंदर हल्की लीकेज, वेपरेटर का प्रेशर स्टैंड है। समझ आई यहाँ तक? कंडेंसर का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है जो फ्रिज की बैक साइड पर पीछे लगा होता है। अब कंडेंसर फ्रिज के पीछे सिर्फ नहीं होता, फ्रिज के पीछे भी नहीं होता मुकम्मल, ये यहाँ से फ्रिज के अंदर से होता हुआ ये फ्रिज की बॉडी के अंदर घुसता है, बॉडी से होकर फिर ये वापस आता है, फिर यहाँ पर ड्रायर लगाती है, ये बॉडी के अंदर घुसता है कंडेंसर। इसके अंदर आमतौर पर कुछ कंपनियां क्या करती हैं, लोहे का कंडेंसर दे देती हैं बॉडी के अंदर जो लीक हो जाता है। जो कंपनियां कॉपर का कंडेंसर देती हैं बॉडी के अंदर वो लीक नहीं होता। हम फिर ये देखते हैं आया जो कंडेंसर बॉडी में जा रहा है ये लोहे का है या कॉपर का है। ऊपर हम उसे रगड़ते हैं, सामने रगड़ने से पता चल जाता है कॉपर होता है तो आपकी चमक आ जाती है, सामने पता चल जाता है कॉपर है, लोहा है तो आपके सामने आ जाता है कि लोहे का पाइप है, ये लीक हो गया होगा। फिर अगर लोहे का पाइप हम इसे देखते हैं कि ये लोहे का पाइप है, लीक हो गया होगा, ये कंडेंसर बॉडी में जा रहा है, हम क्या करते हैं इसको यहाँ से काट देते हैं, काट कर यू बनाकर इसे आपस में मिला देते हैं। वो काट दिया, एक कॉपर ट्यूब का टुकड़ा लिया, ट्यूब टाइप उसे बनाया और इन पीस को आपस मिला दिया, वो खत्म कर दिया। फिर दोबारा हम इसके अंदर प्रेशर देते हैं, 250 psi का दोबारा प्रेशर दे दिया। अब देखें ड्रॉप करता है कि नहीं, 99% चांस है, बल्कि 100% के नहीं ड्रॉप करेगा। अब प्रेशर ड्रॉप नहीं हुआ, इसका मतलब है इंटरनल कंडेंसर लीक हो गया है। कल मैं आपको समझाया था इंटरनल कंडेंसर लीक हो जाए साथ अब आपने क्या करना है, एक्सटेंशन देनी है, अपने साथ एक्स्ट्रा कंडेंसर लगाना है। आप बाजार जाएंगे 1.8 का कंडेंसर लेकर आएंगे, क्या करेंगे 1.8 का कंडेंसर लेकर आएंगे। आपका ये कंडेंसर लगा हुआ है, ये लाइन जा रही है डायरेक्ट कंडेंसर के अंदर, ये कंडेंसर यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर 1.8 का कंडेंसर लगाना है। वो कंडेंसर भी ऐसे ही होगा जैसे ये लाइन है, वो कंडेंसर ऐसे होगा, ये अब आपने इसे एंड पर लाना है। ये जो पहले वाला कंडेंसर है इसका आखिरी सिरा और पहले दूसरे कंडेंसर का दूसरा सिरा आपने यहाँ पर एक टुकड़ा लगाकर कॉपर का इनको वेल्ड कर देना है। अब जो दूसरा कंडेंसर है जहाँ खत्म हो रहा है यहाँ पर आपने ड्रायर आई मेरी बात की समझ के पीछे। जो पहले वाला जो कंडेंसर है, पहले वाला कंडेंसर फॉर एग्जांपल ये जा रहा है, ये डिस्चार्ज लाइन है, ये इस तरह हमेशा कंडेंसर ऐसे जाता है, ये ऊपर लगा हुआ है फ्रिज की बैक साइड पर, ये यहाँ खत्म हो गया। अब दूसरा कंडेंसर आपने इस तरह नहीं लगाना, आपने उल्टा लगाना है, ये लाइन इधर आ जाए तो ये लाइन इधर आ रही है उसका दूसरे कंडेंसर की, ये इसके ऊपर आपने लगा देना है ऊपर और ये कंडेंसर यहाँ खत्म करना है। ये जो लाइन पहले कंडेंसर के जहाँ खत्म हो रही है इसे दूसरे कंडेंसर के साथ मिला देना है। दूसरा कंडेंसर जहाँ खत्म हो रहा है यहाँ पर आपका ड्रायर, आपका मसला है जी। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया बोले पता चलेगा आगे। इतना इजी मेथड है, यहाँ भी चुप करके बैठे बताएंगे तो क्लियर होगा। सिंपल, एक पाइप जोड़ना है, एक जाली जहाँ खत्म हो रही है कंडेंसर, जहाँ कल आपने ड्रायर लगाया वहाँ ड्रायर खत्म हो गया। उसके बाद जो दूसरा कंडेंसर है उसका जो पहला सिरा है ये वाली लंबी वाली है, ये इसके साथ जोड़। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आज मैं आपको यूनिट इतना सिंपल सा मेथड है, ये भी ना समझ। ये कंडेंसर ये खत्म हो रहा है, ठीक है, ये कंडेंसर यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये अब क्या होगा, ये कंडेंसर ऐसे लगा, ये लाइन इसको ऊपर करेंगे, इसके साथ वेल्ड कर देंगे। ये जो लाइन खत्म हो रही है इसको एक टुकड़ा देकर इसके साथ वेल्ड कर देंगे। ये कंडेंसर जहाँ खत्म हो रहा है यहाँ पर ड्रायर आ जाए। बस इस कंडेंसर को नीचे नहीं करना होता, ज़्यादा नीचे करेंगे कंप्रेसर निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर लगाना होता है। इसको जहाँ जो कंडेंसर खत्म हो रहा है ये शुरू हो रहा है, ये इसके साथ जुड़ गया। ये कंडेंसर जहाँ खत्म हो गया वहाँ पर ड्रायर लग गया। इतनी सी बात जी। अभी भी नहीं सुना? बस में इतनी लाइन है, एक कंडेंसर खत्म और उसके साथ आपने दूसरा पाइप जो शुरू हो रहा है वो आपने लगा देना। इतनी सी बात है, तो इसमें समझने वाली तो कोई चीज़ ही नहीं है कि समझने वाली कोई चीज़ हो इसके अंदर।
ये तो अनाड़ी में एक बिठा दे आप पकड़ के, तो उसे कि हाँ यार ये साथ जोड़ना है, तो वो भी जोड़ देगा। अंदर वाला आपने खत्म कर दिया, काट दिया, अंदर वाला खत्म, वो अंदर का अंदर ही रह गया, उसे आपने नहीं छेड़ना, बाहर आपने दूसरा कंडेंसर लगा देना। बाद जगह पर ऐसा होता है कि आपने कंडेंसर, आपकी तमाम कंडेंसर बॉडी के अंदर है, फ्रिज के अंदर, बाहर नहीं है। फिर ऐसी सूरत के अंदर मसाइल का सामना होता है, फिर हमें इसके साथ एक्स्ट्रा कंडेंसर बाहर लगाना पड़ता है, अंदर वाला खत्म। यह नहीं करना फ्रिज की बॉडी को फाड़ें बाहर से तो फ्रिज का सत्यानाश कर दे, बिल्कुल ही बर्बाद करके रख दे। इस वजह से आपने क्या करना होता है, वो कंडेंसर अंदर कट गया, खत्म, वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल ही ज़ीरो कर देना है, उसकी लाइनें काट दी, उसकी जगह बाहर आपने कंडेंसर जैसे ये लगा हुआ है ऐसे आपने कंडेंसर लगा देना है कंप्रेसर के हिसाब से। अब इसमें साइज़ क्या है, पहले आपको मैंने बताया हुआ कि अगर कंप्रेसर 1.5 का है तो जवाब ये होता है 1.5 के कंप्रेसर के साथ 1.5 ही का कंडेंसर लगना चाहिए, मगर अब ऐसा नहीं है। हम लोग जब कंडेंसर तब्दील करते हैं, ये मैंने पूरा समझाया हुआ है कि अगर आपका कंडेंसर ख़राब हो गया, आप बाज़ार से लेने जाते हैं तो आपने टर्नें काउंट करनी है, कितने टर्न हैं उसके, कितने इस तरह के टर्न हैं, उतने ही टर्न का आपका दूसरा कंडेंसर आपने ले लेना है। अगर वहाँ टर्न हो, यहाँ सामने नहीं है टर्न, अब कंडेंसर अंदर है, बॉडी के अंदर है, अब आप क्या करेंगे, अब टर्न कहाँ से काउंट करेंगे, अब टर्न काउंट नहीं करेंगे। 1.5 का कंडेंसर अगर लगा हुआ है, कंप्रेसर है उसका, तो उसके साथ 1/3 का कंडेंसर लगेगा, 2 दर्जे ऊपर जाएगा। अगर 1.5 का कंप्रेसर लगा हुआ है तो 1.5 के साथ अगर कहीं जवाब पूछे, कोई सवाल पूछे, फ्रिज का कंडेंसर ख़राब हो गया, आपने तब्दील करना है, तो कौन सा कंडेंसर लगाएंगे, आप पूछेंगे सर साइज़ क्या है, वो कहते हैं 1.5, उन्हें कहे सर 1.5 के साथ 1.5 का ही कंडेंसर लगेगा। जवाब तक तो ये बात ठीक है, थ्योरिकल तो ठीक है, लेकिन फीड वाइज ठीक नहीं है। फीड वाइज इस वजह से ठीक नहीं है, इन्होंने कंडेंसर के साइज़ छोटे कर दिए, रिड्यूस कर दिए हैं, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, 2 दर्जे बढ़ाना पड़ता है। अगर 1.4 का कंडेंसर, यहाँ हमें प्रॉब्लम का सामना है, अगर 1.4 का कंप्रेसर है, फिर हमें एक्सटेंशन पे आना पड़ता है। ऐसी 1/3 का कंडेंसर लगाया, साथ हमें 1/3 का कंडेंसर छोटा पड़ता है, 1/3 के साथ हमें 1/8 का कंडेंसर साथ अटैच करना पड़ता है, यानी ये 1/3 का कंडेंसर, अभी पहले वाली बात आ रही है जो भी मैंने समझाई है, ये 1/3 का कंडेंसर है, ये कंडेंसर यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। अब इसके साथ अपने एक्स्ट्रा दूसरा कंडेंसर लगाना है, एक्सटेंशन लगानी है, तो 1/8 का आप लगाएंगे, 1/8 ये पाइप को इधर बेंड करेंगे, ये 1/8 का कंडेंसर है, यहाँ कॉपर का टुकड़ा लगाएंगे, इन दोनों को आपस मिला देंगे, तो ये पाइप इसका ये राउंड करता हुआ ये गया, यहाँ पर आपका ड्राई, ये सब एक्सटेंशनें हमें कब लगानी पड़ती हैं, बाज़ वक़्त आपका कंडेंसर लीक ही नहीं है, गैस गड़बड़ है, हेड प्रेशर बढ़ा रही है, या जिससे आप कंप्रेसर लेकर आए उससे पंप बड़े साइज का लगा, उसके अंदर सेट कर दिया, पंप बड़े साइज का है। अब हमें कैसे पता चला है कंप्रेसर ये बड़ा हो गया है, मसला बन रहा है, तो आपका ड्रायर, मैंने कल आपको समझाया था, ड्रायर अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो इसका मतलब है कंप्रेसर पे लोड आ रहा है, गर्म बुखारात प्रॉपर कंडेंस नहीं हो रहे, तो ये आपकी या गैस में फॉल्ट है। अगर आपने पंप चेंज किया है, कंप्रेसर चेंज किया है, तो पंप कंप्रेसर बढ़ा गया, जिसकी वजह से आपका ड्रायर गर्म होना ज़्यादा शुरू हो गया। ड्रायर हाथ लगाए नॉर्मल हल्का सा गर्म हो, इसका मतलब है बस ठीक है। अगर ड्रायर ज़्यादा गर्म हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका हेड प्रेशर बढ़ रहा है, या गैस 3rd क्लास है, या आपका कंप्रेसर आपने चेंज किया तो कंप्रेसर का इशू है, कंप्रेसर साइज में बढ़ा दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई कंडेंसर अगर पड़ा है, बाजार जाना है, बाजार से फिर आना है, गैस बर्बाद भी तो अपनी जगह पे हो रही है, अब भी बर्बाद है। फिर अगर हमारे पास कोई कंडेंसर पड़ा है एक्स्ट्रा, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ 1/8 या 1/10 का एक्सटेंशन दे देते हैं, यानी इसका सर्कुलेशन एरिया पूरा करते हैं कि हमारा ड्रायर ज़्यादा गर्म ना हो। जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना आपका यूनिट कूलिंग कम करेगा और कंप्रेसर में लोड आएगा, कंप्रेसर हीट अप होगा। ये चीज़ें आप फ्रिज के अंदर, यही चीज़ है, आपने ड्रायर को नोट करना है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। अगर आपका वेपरेटर लीक हो जाए तो फ्रिज बर्बाद, फ्रीज़र लीक हो जाए तो सत्यानाश होकर रह जाते हैं, फ्रिज की कीमत ही ख़त्म हो जाती है। फ्रीज़र लीक हो जाए, अक्सर ख़वातीन घर की जो है छुरी मार देती है, मेन मसला ये भी आता है, उस टाइम में तो सारा कुछ बर्बाद। अब छुरी लग गई है, लग गई, हादसा हो गया, गाड़ी में रोड पे चलती हैं, लग जाती हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या करते हैं, छुरी लग गई तो फ़ौरन फ्रिज को चलता छोड़ के रफू चक्कर हो जाती है,
कमरे से निकल गए, पता नहीं किसने मारा है किसने मारा, फिर बताते नहीं किसने मारा। अब क्या होता है, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि फ्रिज चल रहा है, ठीक है, फ्रिज चल रहा है, डीप फ्रीजर चल रहा है, वो उसमें से गैस निकल रही है, गैस निकल गई, जब गैस निकल गई कंप्रेसर क्या करेगा, उस जगह से हवा को खींचेगा। क्यों? क्योंकि वेपरेटर सेक्शन साइड पर। ये चीज़ एक इंजीनियर को पता होनी चाहिए। ये रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल से ये रेफ्रिजरेंट वेपरेटर में स्प्रे हो, ये स्प्रे होकर ये वापस आ रही, ठीक है, वापस आ रही है। अब ये वेपरेटर है, ये कौन सी लाइन है, सेक्शन लाइन है, जिससे कंप्रेसर गैस को सक करता है, क्योंकि डिस्चार्ज लाइन तो कंडेंसर में खुलती है, अगर डिस्चार्ज में लीकेज आ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन जब वेपरेटर साइड पे किसी ने छुरी मार दी या लीक कर दिया, फिर उसे पता भी है गैस लीक हो रही है, फ्रिज को चलने देता है, फिर ऐसी सूरत के अंदर सारा फ्रिज बर्बाद हो जाता है। कैसे बर्बाद हो जाता है पूरा फ्रिज? कंप्रेसर वो चल रहा है, गैस निकल गई, कंप्रेसर क्या करेगा, इधर से खींचेगा, किसको, ऊपर पानी है, नमी है, गैस को किधर से खींचे, गैस तो गई। अब यहाँ पर अंदर पानी पड़ा है, फ्रीजर है, बंद है, अंदर जो हवा है वो भी आ गई, और जो अंदर पानी है वो भी खींच के कंप्रेसर के अंदर आ जाएगा, वो फिर उसे कंप्रेस करेगा, जो भी पानी या गैस मिली मिक्स होकर रही है उसे कंप्रेस करेगा, इस तरह सारा पानी पूरे सिस्टम में फैल जाता है और कंप्रेसर के अंदर भी आता है। तो फिर जब हम लोग फ्रिज लेते हैं छुरी वाला, हम लोग तो नहीं लेते, हम एक दो बार हमारे साथ बड़े तलख तजर्बात हुए, इतना नुकसान हुआ कि जिसका अंदाज़ा भी नहीं, उतनी फ्रिज की कीमत नहीं होगी जितना नुकसान हो गया। क्यों? बार बार चौक, बार बार चौक, बार बार चौक। तो इस वजह से ऐसा जो छुरी लगा हुआ केस होता है हम नहीं लेते, हम देखते छुरी लगी हुई कहाँ है। अगर छुरी फ्रीजर के ऊपर वाले कोने में लगी हुई हमें चांस है, फिर उस हम हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री क्या लेते हैं? आया छुरी लगी है तो आपने क्या किया, आया वो कहते हैं ये फ्रिज को बंद करके ऊपर हमने कोई चीज़ रख दी है, कोई कहते हैं हमने चिगम लगा दिए, कोई कहते हैं हमने कपड़ा लगा दिया है, फिर तो ठीक है, फिर हम उसको ले लेते हैं, अंदर पानी नहीं गया। लेकिन अगर हमें ये पता चले कि फ्रिज चल रहा था, पता नहीं किसने मारी, फिर ये हम कहते हैं किसी और के पास ले जाए, हमारे पास टाइम नहीं, हमें पता है ये खवारी है, ये अजाब है। क्यों? सारे कंप्रेसर में पानी है। अब कंप्रेसर की क्या हालत होगी, चलने के काबिल है कि नहीं है? हम इतनी मेहनत सरदर्दी करें, नुकसान करें और रिजल्ट ज़ीरो आए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। इस वजह से जहाँ छुरी लगा हुआ केस हो, छुरी गहरी लगी हो और उसकी हिस्ट्री ये हो कि चलता चलता रहे फ्रिज, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर से कहे भावे मेहरबानी है किसी और का ठिया देख, हमारे पास टाइम नहीं है। ये हिसाब कोई भी जानने वाला है, रिश्तेदार है, नहीं ले। मेरे एक स्टूडेंट ने ले लिया, वो फिर पीटता था, अभी कल उसका मैसेज आया हुआ है कि वो कह रहे अब मैं क्या करूं। मैंने कहा याशी कर, अब तुझे क्या करना, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। कह रहे हमसाए का था। मैंने कहा हमसाए का जिसका तुम्हें पता नहीं छुरी उन्होंने मारी है तो बंदा आगे पीछे हो गया है तो उससे पानी खींच ही ले, फिर क्यों ले रहे। जो इस्लामाबाद में गया तो कंप्लेन पर, क्योंकि साउथ में कंप्लेन होती है, कंप्लेन पे गया तो छुरी मारी हुई, छुरी इस तरह उसने मारी है कि आर पार गई, यानी फ्रीजर से छुरी नीचे निकल गई, डबल दोनों लाइनों को क्रॉस कर दी। मैंने पूछा क्या हुआ, कह रहे जी दादी ने मारी है। दादी ने फिर हमें बताया नहीं है। तो ये हिसाब, जब इस टाइप का हिसाब होगा तो फिर हम कहेंगे बस दादी जाने और आप जाने, हमें इजाज़त है, हमें नहीं चाहिए ऐसा काम। तो इस वजह से लालच में कभी नहीं पड़ना। दो चीज़ों में, एक सिपलेट की इंस्टॉलेशन में ख़तरा, इंस्टॉलेशन कभी भी ऐसे ना ले जिसमें जान का खतरा। बड़ी बड़ी मुश्किल लोकेशंस आती है, खासतौर पर फ्लैट्स के अंदर। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं, बैंकों के काम होते हैं, बैंकों के अंदर बड़ा खतरा होता है। बैंकों के अंदर क्या होते हैं, अंदर उन्होंने इस तरह के गैप होते हैं, तारे केबल सारे एक किस्म की सुरंग सी बनी होती है, ऊपर 15वें फ्लोर से लेकर नीचे बेस तक इस टाइप होते, सारी तारें उसी में से गुजारते हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है कि इलेक्ट्रिशियन इस तरह छोड़ देते हैं, तारें नंगी तारें होती हैं, वहाँ सबसे बड़ा अजाब होता है। एक बार हमने यूनिट लगा दिया, दूसरी बार कंपनी कहते हैं दोबारा लगा। मैंने कहा सर नौकरी छोड़ सकते हैं, दोबारा नहीं लगा, दोबारा हमसे नहीं लगा। एक ही बार हमने लगा दिया सो लगा दिया, लेकिन ये किसी और को बुलाएं, क्योंकि जहाँ डेंजरस होता है, जहाँ हमें पता है एक बार हमने लगाया है तो और किस तरह लगाया, मौत के मुंह में जाके हमने लगाया, इस टाइप का नहीं लगाएंगे। फॉरेन कंट्रीज़ है, वहाँ पे सारा सेंट्रल एसी होता है, बड़े जो फ्लैट्स हैं सारे सेंट्रल एसी होते हैं। सेंट्रल एसी वहाँ प्रॉपर कूलिंग ना कर हो, लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ को गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, जिस तरह हमारी स्पीकर फमीदा मिर्ज़ा को गर्मी थी, तो वो हमने ऊपर 7-7 टन की एसी, सेंट्रल एसी असेंबली 2 यूनिट, फिर सीढ़ी भी खाने पे होता है यार, उसके ऊपर 1 यूनिट लगा दो, नहीं 7-7 टन के 2 यूनिट लगा। अब 2 यूनिट करेंगे तो यूनिट लगा रहे हो, अब यूनिट कवर कैसे करेंगे? यूनिट जब चलाया वो तो नीचे शां 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 आवाज़ है, साफ ज़रा 60 टन का यूनिट लगा हुआ है, नीचे डक्ट के जरिए आवाज़ जा रही है, वो तो नया रोला बन गया। अब इसको क्या करें?
मुझे बुलाया था, सब यार कुछ करो। मैंने कहा अच्छा सर करते। मैंने जाके उसकी बेल्टें लूज कर दी, बिल्कुल ऐसे ढीली कर दी। मैंने कहा आप देखिए आपको आवाज़ है, नहीं ठीक है। मैंने कहा सही है चलो। अब साफ दे रहे फुल चल रहा था वो स्पीड के साथ, बेल्ट टाइट थी, प्रेशर बना रहा था। 60 टन का यूनिट है, वो तो शोर करेगा जब प्रेशर के साथ हवा जाएगी। तो अब रास्ता क्या है, रास्ता कोई भी नहीं, रास्ता यही था मेरे पास। मैं यूनिट के अंदर घुसा, उसकी बेल्टें लूज कर दी बिल्कुल। हाँ आवाज़ साफ ज़ाहिर है, जब वो फैन स्लो हो गया तो उसकी आवाज़ ही थ्रो ही ख़त्म हो गई। थ्रो ख़त्म हो गई तो बस हल्की हल्की थ्रो जा रही थी। हाँ जी आप बेहतरीन हो गया, ठीक है जी, जिन्होंने खाना था खा लिया। अब वहाँ पे 1 टन का 2 टन का एसी, 1 टन का एसी भी बहुत था, हल्की से उसे नीचे कूलिंग चाहिए थी। वहाँ पे 7-7 टन के 2 यूनिट लग गए। क्या वो अपना पेट भरने के लिए, उसको तो अपनी जगह पर है, वो स्पीकर थी, लेकिन ये इन्होंने अपनी जगह कमाते। हमारे तो सेक्टर में इस तरह का काम होता है कि आप, क्योंकि जब आपको ये भी, जब आप यूनिट इंस्टॉल करते हैं अपने ये भी देखना होता है कि आया इसकी साउंड कितनी जाएगी, आगे साउंड भी कंट्रोल करनी होती है कि आया इसका प्रेशर, गैस जो हवा का प्रेशर है ज़्यादा जाएगा तो नीचे जो बंदा काम कर रहा है वो काम कैसे करेगा, वो काम तो नहीं कर सकेगा, शोर होगा। या वो बैठेगा तो उसके सामने हवा टकराएगी जोर से, उसकी फाइलें जो पड़ी होंगी वो कागज़ उधर जा रहे होंगे, उधर जा रहे होंगे, कैसे पॉसिबल है। ये चीज़ें नहीं सोचते, उन्हें ये सोचना होता है बस कंप्लेन आ गई हमारे पास और स्पीकर के आई है, क्योंकि असेंबली स्पीकर के अंडर होती है तो वो सारा निज़ाम जितना भी है लगा दो, जितना पैसे लगता है 1 करोड़ लगता है 2 करोड़ लगता है, ये हिसाब होता है। हमारे यहाँ तो निज़ाम इस टाइप का चल रहा है। तो जब हमारे पास इस टाइप के इश्यूज खड़े हो जाएं तो आपका कंडेंसर इंटरनल है तो फिर आपने 2-2 साइज ऊपर करके आपने कंडेंसर ले लेना है। अगर वेपरेटर लीक हो जाए तो फिर वेपरेटर के अंदर इश्यूज हैं। इश्यूज क्या हैं कि वेपरेटर के अंदर कोई पता नहीं सील्ड है, कहाँ लीक है, किस जगह से लीक है, तो रिस्क कम मैकेनिक लेते हैं, यार इसके साथ मैं सरदर्दी करूँ, पता नहीं लीकेज मिलती है कि नहीं मिलती। सीधी एक ही बात वो करते हैं जिसके अंदर नया फ्रीजर लगेगा, बात करते। क्यों, कौन सरदर्दी करता रहे, कौन टाइम बर्बाद करता रहे, इतना टाइम नहीं होता मैकेनिक के पास, उसने बाकी भी काम करने होते हैं, तो निज़ाम चलाना होता है। वो सिंपल सी एक ही बात करते हैं कि इसके अंदर प्लेट नई लगेगी। प्लेट क्या होता है, जो फ्रीज़र बना हुआ है इसके अंदर वो दूसरी प्लेट लगा देते हैं बाजार से वेपरेटर साइज लेकर। कैसे लेते हैं, आपके पास वेपरेटर जो पैमाइश करते हैं इसकी चौड़ाई कितनी, फिर लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी ले ली, फिर बाजार में जाते हैं, बाजार से देखते हैं कितनी चौड़ाई इतनी ऊंचाई वाला कौन सा फ्रीज़र पड़ा है। इसके अंदर 1-1 इंच कटिंग के भी होते हैं कि आप 1-1 इंच चारों तरफ से काट सकते हैं, ट्यूबें नहीं होती, प्लेट होती है सिर्फ, तो वो पैमाइश कर लेते हैं। पैमाइश करके तो जब साइज हो जाता है साइडों से कटिंग करके उस होल के अंदर ऊपर वाला जो खाना है उसके अंदर हम फिक्स करके जान छुड़ा देते हैं। ये हम इस टाइम 15-16 हज़ार रुपये ले रहे हैं सिर्फ ऊपर प्लेट लगाने का। आपका खर्चा तकरीबन 5-6 हज़ार का खर्चा अपना है, मेहनत अपनी है, लेकिन जो चार्जेस है वो 8-10 हज़ार रुपया मैकेनिक इसमें रखता है, क्योंकि इसमें मेहनत है सारी, कि मेहनत से ही सारा काम हो रहा है। इस तरीके से वेपरेटर लीक हो जाए तो वेपरेटर नया डलता है अंदर, कि उसके अंदर कोई रिपेयरिंग वाली कोई भी गेम मैकेनिक करता ही नहीं है, सिंपल काट के परे मारता है, उसकी लाइनें काट देता है और काट के दूसरा वेपरेटर डालता है। जैसे ये फ्रिज है जो आपने ये जिस पे काम किया है आपने कल, इसका भी प्लेट हमने नई डाली हुई है। आपने देखा है सेक्शन लाइन इधर से नई आई हुई है, उधर से पुरानी इसकी कटी हुई है, हमने पुराना सिस्टम खत्म करके इसके अंदर दूसरी प्लेट डाल के इसका वेपरेटर नया बनाया था प्रैक्टिकल। अक्सर स्टूडेंट्स वही होते हैं क्लास के अंदर कि आप क्लास के अंदर जब सारा दिन सारी रात होती है फिर भी आपकी नींद पूरी नहीं होती, फिर आपने क्या काम सीखना है, किस तरह आपने सीखना है, यूँ कर रहा है कोई यूँ कर रहा है, फिर आपने पढ़ लिया। आपको तो एहसास ये होना चाहिए कि आपके पास 2 घंटे का टाइम है, इसके अंदर हम आके जान मारे कुछ सीखें। जब आप ये सोच के यहाँ पर आप क्लास के घूमते रहे, आपका दिमाग कहीं होगा, आपका दिमाग पिक ही नहीं करेगा एक ही बात को, वो तो इधर से गुजर जाएगी जब आप एक्टिव नहीं होंगे। सारी गेम होती है एक्टिव और दिलचस्प, क्योंकि 2 महीने के अंदर अपने पाँव पे खड़ा होना था। हमारी भी पूरी कोशिश, हम भी सारा प्रैक्टिकल करा रहे हैं, इस वजह से करा रहे हैं जो टेस्ट इंटरव्यू देने जाएँ आप सिलेक्ट हो जाएं और जाने वाली बात करो, यही हो रहा है, स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। आज आप गए थे टेस्ट इंटरव्यू के लिए, क्या हुआ, खड़े अच्छा अच्छा, अभी कल नहीं बताया, नहीं आपने ड्यूटी पर आना है, वो दोनों गए हुए उधर ही, अच्छा बाहर के वीजे आ रहे हैं वहाँ अप्लाई करें, निकलने वाली गेम, रुकने वाली गेम ही ना करें। बाहर के वीजे आ रहे हैं सीधा पासपोर्ट ले जाएं और
आपको जो बताया गया समझाया गया उसको आप फॉलो अगर आप कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे ख्याल में फेल होने वाली गेम नहीं है। सिर्फ वो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जिनकी पिकिंग पावर होती है, जो चीज़ बताई जा रही है वो रिकॉर्डिंग में है, घर जाके वो स्टडी करते हैं, उसको देखकर टेस्ट इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। फेल होने वाली बात ही नहीं है कि फेल हो नहीं हो सकता लड़का, कि जितने लड़के जा रहे हैं इसी तरीके जा रहे हैं, एक दिन भी हम फील्ड में नहीं छोड़े, सीधे यहीं से सिलेक्शन जा रहे हैं, जितने भी जा रहे हैं यहीं से सिलेक्शन जा रही है कि हम के हाँ जी HVAC टेस्ट भी HVAC का देते हैं जाकर। HVAC के टेस्ट जो सबसे मुश्किल तरीन हाई लेवल का कोर्स है उसके अंदर लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं। आपका ट्रेड तो कुछ भी नहीं है। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन के अंदर सवाल ही कोई नहीं है। AC के अंदर कौन सा ये अभी टॉपिक चल रहे हैं, अब AC स्टार्ट हो गए, इसके अंदर सारी पहले ये डिस्कस वायरिंग डायग्राम के अंदर हो रही थी, अभी फिर ये इसको हम टच देंगे दोबारा, इसकी वायरिंग डायग्राम हम करेंगे, इसको समझाऊंगा मैं दोबारा जो सवाल आपसे किए जा सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल आ गया है विंडो टाइप AC के अंदर गैस चार्ज करना, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का प्रैक्टिकल है, 10 मिनट मुश्किल से लेते। इसमें कोई वॉशिंग का प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका कंडेंसर कॉपर का है, आपका वेपरेटर कॉपर का, कोई वॉशिंग वाली कोई गेम ही नहीं है। हमें प्रेशर, आपके पास यूनिट आ गया, कंप्रेसर रिप्लेस करना है, कंप्रेसर रिप्लेस जैसे अभी फ्रिज में आपने रिप्लेस किए, कंप्रेसर आपने चेंज किया, चेंज करने के बाद आपने जो कंप्रेसर के टांके लगाए हैं, थोड़ा सा गैस का प्रेशर देकर टांके आपने चेक कर लेने हैं, टांके ठीक हैं तो वैक्यूम करना है, गैस चार्ज कर देंगे। 10 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट, इससे ज़्यादा देर AC में लगती नहीं है। सिपलेट के अंदर भी 10 से 15 मिनट के अंदर आपका सिपलेट भी क्लियर। अब देखिए इसको हम विंडो को हम टच देते हैं, इसके अंदर तो कोई चीज़ ही नहीं है विंडो के अंदर गैस चार्जिंग करना। मैं आपको फॉरन का तरीका समझा देता हूँ, फॉरन के अंदर हम कैसे करते हैं गैस चार्ज करना। अब यहाँ पर हमारे पास ये कंपनी वालों से पूछो क्यों नहीं करते। विंडो टाइप AC के अंदर एक ही मोटर होती है जिसके दोनों तरफ शाफ्ट निकली होती है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। दोनों तरफ शाफ्ट होती है, एक तरफ शाफ्ट छोटी होती है, एक तरफ शाफ्ट बड़ी होती है। जिस तरफ शाफ्ट बड़ी होगी वो साइड कंडेंसर साइड पर आएगी, जिस तरफ शाफ्ट छोटी होती है वो साइड वेपरेटर साइड पर आएगी। जिस साइड पर बिलोर है, जिस साइड पर वेपरेटर लगा हुआ है, जिस साइड पर मेन पैनल है उस साइड पर छोटी शाफ्ट आएगी, उधर बिलोर लगेगा। इस साइड पर आपकी कंडेंसर साइड पर शाफ्ट बहुत बड़ी होगी, क्योंकि अक्सर औकात आपको देखने के लिए आया इसको काम आता है कि नहीं आता। कोई लड़का काम कर रहा था, विंडो की मोटर फिट करना होता है, ओए फलां जा यार तू फलां काम कर, जा यार तू मोटर फिट कर, क्या आया इसको मोटर फिटिंग आती है कि नहीं आती। बाद का जो सीनियर होते हैं जूनियर को जलील करने के लिए इस टाइप के हरबे इख्तियार करते, उन्हें पता होता है इससे नहीं होगी, लेकिन फिर भी उस बंदे को भेज के उसको जलील करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि उसे पता है, एक बंदे को अगले को पता है कि इसको नहीं आ रही तो उसे साइड पर रखे, दूसरे सीनियर बंदे को भेजे। मगर ऐसा नहीं होता, वो क्या करते हैं जूनियर को आगे भेजते, सीनियर काम कर उसे हटा के जूनियर को भेजते हैं ताकि ये जलील हो, ख़राब हो। तो वरना सीनियर साथ बिठा दे, हाँ फिटिंग आप करें, जूनियर करे, आप साथ उसकी हेल्प करें, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। इस वजह से आपको फिटिंग में क्या प्रॉब्लम आती है आपको पता नहीं चलता, मैंने शाफ्ट फिट कैसे करना है। इसको फिटिंग में कोई इशू नहीं है, उसके नीचे नट बोल्ट लगे होते हैं, ऊपर क्लिप होता है, उसी तरह आपने नट बोल्ट फिक्स करके ऊपर नट बोल्ट लगा देने, वो इशू नहीं है। असल इशू होता है शाफ्ट को आपने किस साइड पर रखना है। जब आपने फिटिंग करनी है, इसकी शाफ्ट जो बड़ी साइड है वो कंडेंसर साइड पर, बैक साइड पर। आपको वेपरेटर कंडेंसर का कैसे पता चलेगा? वेपरेटर वो साइड है जिस साइड पर आपका पैनल लगा हुआ है, थर्मोस्टेट स्विच, सिलेक्टर स्विच। अभी आप वायरिंग डायग्राम में करके अभी आए हैं तो इतना तो आपके जहन में होगा कि सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है, थर्मोस्टेट स्विच लगा हुआ है, मेन पैनल है। जो कमरे वाली साइड है ये वेपरेटर साइड है, इस साइड पर बिलोर लगेगा और इस साइड पर शाफ्ट छोटी रहेगी और कंडेंसर साइड पर शाफ्ट बड़ी होगी। इसके अंदर ड्रायर नहीं लगता। ड्रायर इस वजह से नहीं लगता क्योंकि ड्रायर ऐसे यूनिटों में इस्तेमाल करते हैं जिसके वेपरेटर का टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो, यानी पानी के जमने का चांस हो। ड्रायर के अंदर क्या होता है? सिलिका जेल होता है, जो आपकी मेडिसिन की डब्बियों के अंदर होते हैं, एक छोटे छोटे पैकेट, वो चीज़ इसके अंदर होती है ताकि ये नमी को जज़ब कर सके, नमी को ऑब्जॉर्व कर सके। तो इसके अंदर अगर विंडो या सिपरेट के अंदर कहीं नमी थोड़ी बहुत आ भी जाए तो कोई इशू नहीं बनता। क्यों इशू नहीं बनता? इस वजह से नहीं बनता, इसके अंदर नमी जम नहीं सकती।
क्यों नहीं जम सकती? क्योंकि इसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है, यानी उस दिन मैंने आपको सारा समझाया था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, तो पानी के जमने के चांस नहीं है। इस वजह से इसके अंदर ड्रायर नहीं लगाते। सिंपल क्वेश्चन आंसर क्या होगा? ड्रायर को ऐसे यूनिट में लगाते हैं जिसके वेपरेटर का टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो। अगर ऊपर है टेम्परेचर, फिर ड्रायर को हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास ड्रायर की बजाय हम क्या लगाते हैं? हम स्ट्रेनर लगाते हैं। स्ट्रेनर के अंदर क्या होता है? स्ट्रेनर का मतलब होता है स्ट्रेन करना, के अंदर कोई कचरा या कोई चीज़ आ रही है, कार्बन आ रही है, उसको रोक देना, और इसका कोई काम नहीं होता। कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं से कचरा या कार्बन आ गई है, ये स्ट्रेनर उसको रोक लेता है। इसके आगे जाली लगी होती है, जाली के अंदर ये रोक लेगा, आगे आपका कचरा कार्बन नहीं जाएगा, क्योंकि अगर जाएगा तो कैपिलरी ट्यूब में जाके फंस जाएगा, कैपिलरी ट्यूब को ये ब्लॉक कर देगा। इस वजह से इसके अंदर स्ट्रेनर लाजमी लगाते हैं। स्ट्रेनर हम कैसे लेंगे? बाजार से जब हम स्ट्रेनर लेंगे कैसे लेंगे? आप उन्हें बताएंगे कि आपके पास कैपिलरी कितनी है, 2 पॉइंट है कैपिलरी, 2 जगह कैपिलरी स्प्रे हो रही है, 2 ट्यूब वाला। आप उसे कहेंगे 2 लाइन वाला स्ट्रेनर दे, ताकि आपको बात करने का तरीका भी आए। अभी आप जब विंडो पे गैस चाल के उस टाइम क्लियर होगा। 3 कैपिलरी जा रही है, यानी उन्होंने वेपरेटर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, तो 3 उसे कहेंगे 3 कैपिलरी वाला मुझे स्ट्रेनर चाहिए। 2 कैपिलरी है, 3 कैपिलरी। अगर पुराना विंडो है तो सिंगल कैपिलरी का स्ट्रेनर होगा, उसके अंदर एक ही कैपिलरी इन। इस हिसाब से अपने स्ट्रेनर को लेना है। स्ट्रेनर जब हम यूनिट में गैस चार्ज करने लगते हैं तो हम स्ट्रेनर को आमतौर पर चेंज कर देते हैं, लेकिन अक्सर कंपनियां नहीं देती, हम भी नहीं मांगते, वही स्ट्रेनर हम चलने देते हैं, स्ट्रेनर चेंज नहीं करते। आमतौर पर स्ट्रेनर जो भी लगा होता है, सिपलेट है, आम सिपलेट है, इसके अंदर स्ट्रेनर लगा होता है, मुश्किल ही चेंज करते नहीं करते, वही स्ट्रेनर लगा रहता है, उसी पे निज़ाम चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? हमें पता है कि कॉपर का कंडेंसर है, तो इसके अंदर कोई कार्बन वाली गेम नहीं होगी, तो वही लगा देते हैं। बेहतर होता है, रास्ता यही है कि आप स्ट्रेनर चेंज कर दें, ताकि यूनिट के अंदर कहीं कोई स्ट्रेनर के अंदर कचरा या कार्बन है वो तो निकल जाए, नया यूनिट आपका बन जाए, कैपिलरी के अंदर कचरा ना जाए। अब यहाँ पर हमारे पास आगे जो चीज़ जाती है, यहाँ पर आपके पास स्ट्रेनर लगा हुआ होता है। अच्छा, इसके अंदर कंडेंसर कौन सा लगा होता है? ये पहले तो एक बार बताया जा चुका है, मैं यहाँ पर सिंगल दूंगा जी। यहाँ पर जो कंडेंसर है, ये जो सवाल है आपसे रिलेटेड सवाल है कि कंडेंसर, ये पूछे जाने वाले सवाल है, कंडेंसर यहाँ पर कौन सा लगा होता है? फोर्स्ड फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है विंडो एसी के अंदर। सिपलेट एसी के अंदर भी फोर्स्ड फिन्स एंड ट्यूब टाइप होता है। फोर्स्ड फिन्स एंड ट्यूब टाइप से क्या मुराद है? फोर्स, ताकत किसकी इस्तेमाल हो रही है? पंखे की। फोर्स फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, यानी ये कंडेंसर है, ये देखिए आउटडोर का कंडेंसर है, पंखा लगा हुआ, ये क्या कर रहा है? अपनी फोर्स से, अपनी ताकत से हवा को पीछे से खींच रहा है, खींच कर कंडेंसर की जाली लगी हुई उसके ऊपर से फेंक कर बाहर फेंक रहा है। आप एसी के सामने खड़े हो तो गर्म हवा होती है सारी। क्यों गर्म हवा होती है? क्योंकि कंडेंसर के पाइप गर्म होते हैं, उसके अंदर रेफ्रिजरेंट हाई टेम्परेचर गैस होती है, तो फैन जो है इसके ऊपर से हवा को खींचकर बाहर फेंक रहा होता है, इस वजह से हवा गर्म होती है। तो इसके अंदर कंडेंसर 90% फील्ड के अंदर जो कंडेंसर इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज़्यादा, वो फोर्स्ड फिन्स एंड ट्यूब टाइप है। अब कहाँ का? अब देख ले, यहाँ पर ये पहले भी कई बार बताया जा चुका है। आपका विंडो एसी में कंडेंसर, अब छोटे लेवल से हम शुरू करते हैं। डीप फ्रीजर में कंडेंसर फोर्स्ड फिन्स एंड ट्यूब टाइप। डीप फ्रीजर के अंदर पंखा लगा होता है, नीचे वाले खाने में कंप्रेसर के साथ, उसके साथ कंडेंसर फैन लगा होता है, फोर्स्ड फिन्स एंड ट्यूब टाइप। उसके बाद आए वाटर कूलर में, वाटर कूलर के अंदर भी कंडेंसर फोर्स्ड फिन्स एंड ट्यूब टाइप। फिर आए कोन आइसक्रीम मशीन में कंडेंसर फोर्स्ड फिन्स एंड ट्यूब टाइप। फिर आप चले जाए ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग में, यानी गाड़ियों वगैरह में कंडेंसर फोर्स्ड फिन्स एंड ट्यूब टाइप। फिर आप चले जाए विंडो एसी में कंडेंसर फोर्स्ड फिन्स एंड ट्यूब टाइप। सिपलेट में कंडेंसर फोर्स्ड फिन्स एंड ट्यूब टाइप। पैकेज में कंडेंसर फोर्स्ड फिन्स एंड ट्यूब टाइप। अच्छा, एयरपोर्ट चिलर के अंदर कंडेंसर फोर्स्ड फिन्स एंड ट्यूब टाइप। यानी 99% जो कंडेंसर इस्तेमाल हो रहा है वो फोर्स्ड फिन्स एंड ट्यूब टाइप है। इसमें फोर्स इस्तेमाल होती है पंखे की, जो हवा को जाली के ऊपर से गुजारा होता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं फोर्स फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। एयर कूल्ड चिलर तक, पैकेज यूनिट यानी सेंट्रल एसी तक आपका कंडेंसर जो है फोर्स फिन्स एंड ट्यूब टाइप। दरअसल हम बहुत ज़्यादा वजाहत कर देते हैं, हमें अभी तो लड़के कई सवाल कर रहे होते हैं पहली क्लास के अंदर,
कि हम कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाते। आपकी पिकिंग पावर जो है यहाँ नहीं होती, क्लास के अंदर सोया होता है, चंद एक स्टूडेंट से तवज्जो होती है, ये पिकिंग पावर है, वरना कहीं और दिमाग होता है आप लोगों का। हम ज़्यादा गहराई में जाएँ तो इससे भी ठुस हो जाए आप लोग। इस वजह से ज़्यादा डीपली हम लोग नहीं जाते। हमारा दिल तो करते हैं, अब हर एक पॉइंट अभी मैं बहुत ज़्यादा गहराई में जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बता देता हूँ, वरना ये कोर्स इस लेवल का नहीं है कि आपको सिंपल, इस लेवल का है ऐसे सिंपल आपको समझाया जाए। मुझे एक प्रिंसिपल यहाँ इधर वो चला गए, उन्हें मुझे कहते हैं नहीं सिंपल बस थोड़ा थोड़ा समझाया करें, ज़्यादा नहीं। 2 माह का कोर्स है, हम 2 माह में आप इसको इनको इंजीनियर बना देते हैं। तो उसने देखा कि लड़के यहीं से सिलेक्ट होकर बैठ जाते हैं, तो आप कहते हैं इतना तवज्जो दे रहे, इतना पढ़ा रहे, प्रैक्टिकल करा रहे हैं, तो इन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं, बस बाकी फील्ड में जाके सीखेंगे। 2 माह के हमारी पूरी कोशिश होती है आप यहीं से ट्रेड हो, अब फील्ड में जाके क्यों करिए हो, क्योंकि हर प्रैक्टिकल यहाँ मौजूद है जो फील्ड में आपके जाके करना है। कोई प्रैक्टिकल ऐसा मैं मिस ही नहीं कर रहा, क्योंकि हम फील्ड में खुद काम करते हैं, हमें एहसास है क्या चीज़ होनी चाहिए। मसला हमें जो रोक रही है जो चीज़, वो आपकी पिकिंग पावर, कि आप कोर्स को पिक ही नहीं करते, आपका जहन ही नहीं होता। एक चीज़ बताई जाती है फौरन हाँ सर समझ आ गई, बैठे होते एक दूसरे उंगरे होते हैं कि क्या जवाब देगा, समझ आइए कि नहीं। जो समझने वाला स्टूडेंट्स होता है फ़ौरन ओके कर देता है, जो नहीं समझ रहा बैठा होता है उसका जहन ही वहाँ नहीं होता। असल होता है क्लास में आप बैठे हैं, लेकिन आपका असल चीज़ है जहन जहाँ होगा तो बात समझ आएगी, वरना नहीं आएगी किसी भी सूरत के अंदर। इससे आसान कोर्स कोई भी नहीं। आप कोशिश करें, कोई भी कोर्स देखें, सब मुश्किल, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। इस बेचारे के अंदर तो बेचारे है क्या, पड़ा हुआ क्या है इसके अंदर। कल आपने गैस चार्ज की, क्या था इसके अंदर, एक कंडेंसर बाहर लगा हुआ, एक कंप्रेसर है, क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर, कितनी देर लगी थी गैस चार्जिंग, कोई टाइम नहीं है। असल चीज़ है कि काम की समझ थोड़ी सी आ जाए, आपके पास जहन की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि आप सारे प्रोफेसर बन के बैठ जाते हैं जैसे वो होते मुफ्ती आज़म, हर चीज़ ज़ुबानी याद हो जाएगी, दिमाग में कुछ भी नहीं है। अक्सर स्टूडेंट के पास कॉपियाँ किताबें नहीं होती, आप कहते हैं कि फिर जी 2 माह में इंजीनियर बने, हमें समझ नहीं आती, टीचर कैसे पढ़ाते हैं, समझ कैसे आएगी। कि आपको किसी चीज़ की समझ उस टाइम तक नहीं आ सकती जब तक आप घर जाके उसकी स्टडी नहीं करेंगे। मैंने आपको कई बार मिसाल दी, तो बच्चे को ए लिखाने के लिए माँ बाप सर पीट लेते हैं कि उसे, आप खुद पता होगा घर में बच्चे ए उसे सिखाने में बड़ा टाइम लग जाता है, कई महीने लग दरकार होते हैं सिर्फ एक लफ्ज़ लिखने में। तो ये इतनी बड़ी फील्ड है, आपके पास ना पॉइंट्स नोट होते हैं, ना लेक्चर नोट होता है, ना रिकॉर्डिंग हो रही थी, कुछ भी नहीं होती आपके, कि हमारे दिमाग में हर चीज़ बैठ जाए, पॉसिबल ही नहीं। कोई भी बैठे, हम भी किसी जगह लेक्चर में बैठे नहीं पिक कर सकते जब तक हम कॉपी में नहीं लिखेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं है। क्यों, ऐसे दिमाग से शांत करके बात निकल जाती है, चलिए वापस आ ही नहीं सकती। ये इंसानी फितरत है। कोई भी बंदा है, जब तक आपकी बड़ी बड़ी स्टडियाँ देख ले, इंजीनियर देख ले, क्या होती है, इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, रिसर्च हो रही है, टीवी पे प्रोग्राम चल रहे, कितनी रिसर्च होती है, फिर बंदा जाके उस स्टेज पे इंजीनियर बनता है। 8 साल तो पहले इदारों में लगाता है, डॉक्टर 4 साल इदारों में लगाते हैं, 4 साल 8 साल हर बंदे को चाहिए इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। 4 साल इदारों में, 4 साल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग में बंदे मारने में लग जाते हैं। आप तो किसी एसी को मारे बगैर, फ्रिज को मारे बगैर आप ट्रेन कैसे होंगे, कि उस सूरत में होंगे जब आपके पास लेक्चर नोट होगा, लेक्चर फीड है आपके पास, घर जाके आप स्टडी करें। फिर मुझे बताया 2 महीने में आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता। हमें रिजल्ट इस वजह से मिलता है कि हमारे स्टूडेंट यहीं से, आप ही से निकलते हैं, टेस्ट इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, सिलेक्ट होते हैं और जा रहे हैं। अभी काफ़ी 2 पीछे निकल गए, 2 अभी निकल गए। तो इस तरीके से जो लड़का सीखने वाला होता है वो रिकॉर्डिंग, उनके पास हर टाइम रिकॉर्डिंग, और घर जाके बार बार किताबी कीड़े बने होते हैं, हर रिकॉर्डिंग उनके पास होती है, घर जाके बार बार स्टडी करते हैं, फिर टेस्ट इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फिर कहेंगे हम फेल हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई लड़का फेल नहीं। कोई भी मेरे पास ऐसे वो क्या नाम था इसका भी जो गया, शहद अली खान, कचरा, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं है, वो भी जाके सिलेक्ट हो गया। 1315 नहीं, वो 1500 उसने उठा के पर कह रहे 1500 पे में नहीं जाते थे। एक कंपनी उसे 1300 दे रही थी, 1500 दे रही थी। फिर भी सिलेक्शन HVAC के अंदर सिलेक्शन मुश्किल सवालों के जवाब, एक दिन भी फील्ड में नहीं गया। अभी उसने थ्योरी नहीं पढ़ी, थ्योरी तो अभी की नहीं है। थ्योरी मैंने पूरी BS इंजीनियरिंग लेवल पे रखी है, थ्योरी बहुत हाई लेवल पे रखी हुई है, ताकि किसी जगह अगर वो डिप्लोमा कोई हाई लेवल की वैकेंसी आ गई, 2 साल डिप्लोमा मांग रहे हैं, 3 साल मांग रहे हैं, कैसे बना के आप सबमिट करें, आपको नहीं चैलेंज करेंगे। क्यों, आपके पास थ्योरी उस लेवल की है। मैं कैसे टेस्ट ले आओ मेरा, मैं आपको सेटिस्फाई करता हूँ अगर वो शक हो उनको, क्योंकि उनको शक उस बंदे पे आता है जिससे काम नहीं आता, जिसके पास थ्योरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे डिप्लोमे बनवाए पहुँच जाए, फिर कहें कि हमें सिलेक्शन हो, या सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, उसके पास नॉलेज ही नहीं। आपके पास नॉलेज है, आपने 1 साल के 6 माह का कोर्स किया है,
नॉलेज है, आप कोई भी डिप्लोमा अटैच करें अगला कहेंगे हाँ यार इसके पास नॉलेज है, ये BS इंजीनियर लेवल का बंदा है, आप कहिए इंजीनियर होंगे। तो इस टाइप की बातें उस टाइम पॉसिबल होती हैं जब आपकी स्टडी हो, कुछ बनना चाहिए, आप पे एहसास हो कि मैं 2 महीने में अपने कौम पे खड़ा हो जाऊंगा। हमारा स्टूडेंट्स खड़ा होता है, वो स्टूडेंट खड़ा होता है जो 2 महीने जान मारता है यहाँ, जो वो कभी भी मार नहीं खा सकता। जैसे 2 महीने से, 2 महीने क्या है, 2 महीने में 50 दिन है, 50 दिन भी नहीं है, 45 दिन है मुश्किल से। आपकी छुट्टियां संडे मंडे निकाले तो 40-45 दिन बनते, तो 40-45 दिन आप नहीं दे सकते कोर्स को, फिर क्या देंगे? 10-10 साल दुकानों पे फिर जलील होंगे, फिर हमारे पास डिप्लोमे के लिए आएंगे, फिर हम रिजेक्ट करेंगे भाई आप इस काबिल ही नहीं। तो हमारे पास ये है, हमारे पास तो बड़े बड़े फील्ड वाले आते हैं, 10-10 साल 5-5 साल एक्सपीरियंस, यहाँ आके फेल हो जाते हैं। उन्हें एक फ्रिज की डायग्राम नहीं आती, एक AC की डायग्राम नहीं आती, AC के सवाल का जवाब नहीं दे सकते वो। तो कोशिश ये करें शहजादे के कोर्स को सीखने की कोशिश करें, जहाँ कोई इश्यूज खड़ा होता है तो आप मॉनिटर को बताएं, मुझे बताएं सर ये इश्यूज है। लेकिन उस सूरत में इशू खड़ा होगा कि जब आप तवज्जो नहीं देंगे तो फिर इशू होगा। अगर आप तवज्जो दे रहे फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं कोई नहीं, क्योंकि सारा काम प्रैक्टिकली हो रहा है, थ्योरिकल नहीं हो रहा। लेक्चर दिया ख़त्म होगा, जो काम जहाँ पे आपको सिखाया जाता है, क्योंकि फील्ड आप सारी फील्ड वाइज प्रैक्टिकली नहीं है, फील्ड वाइज सारा ग्राउंड है, ग्राफिक्स पर, डिजाइनिंग पर है, चार्ट पर है, कंप्यूटर्स पर है, सारी सर्च यहाँ पे होती है। उसके बाद किसी 4 प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाया जाता है। बिल्डिंग बनानी है, जहाज बनाने हैं, मोटरसाइकिल बनाने, सारा स्केच यहाँ पे बनता है। उसके बाद एक एक पुर्जे पे डिस्कस होती है, उसके बाद काम होता है। आपको ड्राइंग बना दी गई, ड्राइंग बनाने के बाद आपको ज़रूरत नहीं है अमली काम की, क्यों? क्योंकि आपके पास ड्राइंग है, ड्राइंग है तो ड्राइंग ही पर आपने आगे चलना है। फील्ड आपको ड्राइंग देगी, हाँ भी ये ड्राइंग है, यहाँ जहाँ इतने यूनिट लगाने हैं, आप क्या कहेंगे? पहले मुझे इतने यूनिट लगा के दिखाओ फिर मैं यहाँ लगाऊंगा, या मुझे बिल्डिंग बना के दिखाओ फिर मैं बिल्डिंग बनाऊंगा। नहीं, सारा अपने ड्राइंग को पढ़ना होता है। जो आपको पीछे ड्राइंग दी गई है, AC के डायग्राम, ये डायग्राम, ये सारा अपनी तैयारी ड्राइंग पे करनी होती है। आप कहते हैं सर प्रैक्टिस नहीं हो रही, प्रैक्टिस कभी भी नहीं होनी। प्रैक्टिस आपकी होनी है घर में, आपकी कॉपी पर होनी है। यहाँ से पार्ट्स की पहचान है, हाँ ये सिलेक्टर स्विच है, ये थर्मोस्टेट स्विच है, ये ओवरलोड है, ये रिले है, ये पार्ट्स की पहचान। बाकी तो सारा कुछ स्केच के अंदर आ गया है। कहीं आपने काम करना है, आपके सामने पता हो ये पोटेंशियल है, इसके कनेक्शन ऐसे हैं, ये कैपेसिटर मैंने ऐसे लगाना है, ये कंप्रेसर है मैंने कनेक्शन ऐसे करना है। इस तरीके से बंदा अगर फील्ड में जाता है, इस तरीके से बंदा इंजीनियर बनता है। आप इंजीनियर, किसी भी इंजीनियर को देख लें, वो बैठा होगा किताबी कीड़ा, कंप्यूटर पर बैठे होते हैं सुबह से शाम तक। कई अपने भाई होंगे, रिश्तेदार होंगे, सारा उसी पे कार्य होंगे। वो क्या कर रहा है? जो वो प्रोग्राम कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट या जिस फील्ड में वो उस बिल्डिंग को बना रहा है, या उस प्रोजेक्ट के जहाज को बना रहा है, या हेलीकॉप्टर बैठ के बना रहा है, हाँ ये तार पुर्जा इस तरह होना चाहिए, ये फिर इस तरह करेगा, ये इस तरह करेगा, नहीं, सारा ड्राइंग है। तो इस वजह कोशिश करें ड्राइंग को समझिए। देखिए ये उस सूरत में पॉसिबल है जब घर जाके आप रिसर्च करें कि देखें कैसे किस तरह, फिर उसमें खामियां निकालें, फिर मुझसे आकर डिस्कस करें सर ये इश्यू यहाँ पर आ रहा है, ये कैसे होगा, फिर उस मसले को हम सॉल्व करेंगे। फिर आप देखें आप में निखार आता है कि नहीं आता। आप यहीं से मुफ्ती आजम बन के बैठे होंगे तो फिर मुफ्ती आजम को समझाना या पढ़ाना, वो तो खुद कहते हैं मैं मुफ्ती हूँ, ना मैं किताबें लानी है, ना मैंने किताबें लिखनी है, ना कापी पेन से लेकर आना है। मैंने प्रोफेसर ये देखे मेरे पास क्लास ही पूरी प्रोफेसरों की होती है। चंद एक मैकेनिक होते हैं जो मेरी कैटेगरी के, तो वरना ज़्यादातर प्रोफेसर होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? आगे ड्रायर, सीखने वाले स्टूडेंट पास कॉपी किताब पेंसिल, वो पढ़ने वाला जो स्टूडेंट जिसे एहसास होता है मैंने 2 महीने में कुछ बनना है, अपने पाँव पे खड़ा होना है, अपना रोजगार बनाना है, वो स्टूडेंट से इस टाइप की हरकत करता है। बसूरत के एहसास है माँ बाप खिला रहे, कब तक खिलाएंगे, वो ये समझता है कि सारी ज़िंदगी के लिए खिलाएंगे, पॉसिबल नहीं है। माँ बाप रिश्तेदार सारों की नज़र आप पर होती है कि हाँ इतना बड़ा घोड़ा हो गया, अभी तक नौकरी कर रहा है, अभी फिर रहा है, कभी कोर्स का क्या करता है, कुछ भी नहीं करता। अगले ये सारा खानदान फैमिली बातें करती है। अब यहाँ को भेजने का मकसद क्या होता है? भेजने का मकसद ये है कि अपने पाँव पे खड़े हो, अब सीखे। फिर यहाँ से गए, हाँ जी इतना टाइम लगा, इतना पैसा बर्बाद हो गया, माँ बाप के लिए टेंशन है, कुछ भी नहीं, माँ बाप भी डिस्टार्ट हो जाते हैं, ये बंदा किसी काम करे, ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो उनके लिए आप परेशान के पास क्यों होती है? इस वजह से होती है आप एहसास ही नहीं हो रहा। एहसास उस टाइम होगा जब एज गुजर जाएगी, फिर चिड़िया चुग गई खेत पर, कुछ भी नहीं कर सकते, ना पैसे ना कुछ, कोई भी हेल्प नहीं करता इस दौर के अंदर। भाई भाई समझे कोई भी नहीं, जब तक माँ बाप का साया होता है वो होता है, वरना वो भी नहीं होता। अभी देखिए एक वो जो बंदे मार दिए हैं कोयटा का वाकया, तो बाप कह रहा है बेटे ने अपनी ये सदारत लेने के लिए उसने मारा, वो मेरा नाम इस्तेमाल करता है। यहाँ तो ये हिसाब होता है बाप बेटे आपस में, वो इल्ज़ाम अपने सगे बेटे पे दे रहा है कि मेरे बेटे ने ये मारवाया है।
अब देखिए बाप इस टाइप की बातें कर रहे हैं, बेटा कहता है मेरे बाप ने तो बंदे मार गए, 3 बंदे गए, 5 अभी लापता है गैर में, क्योंकि वडेरा शाही है इन इलाकों में, कराची सिंध वगैरह ये सारे वडेरा शाही है। आप वडेरे के साथ आंखें उठा के बात ही नहीं कर सकते, पुलिस भी उसी के, सब चीज स्टेट उसकी, सब निज़ाम ही उसी का, आप कुछ भी नहीं कर, हल्की सी हरकत करें गलत बंदा खानदान के खानदान उठा लेते, मार देते, ये हिसाब है हमारे यहाँ। तो इस वजह से कोशिश करें अपने पाँव पे खड़े हो, सीखें और अपना निज़ाम बनाएं। जहाँ तक हमारे पास अब काम सारे स्टार्ट हो चुके हैं, कोई थोड़ा समय कोई रिस्पॉन्स दे, फिर जो लड़के सीनियर्स होते हैं हम खुद ही अटैच करते जाते हैं फील्ड में, साथ साथ फील्ड में अपने नहीं रहना होता, आपको हर चीज़ का पता होता है, सिर्फ अपने वैकेंसी के लिए वेट करने के लिए आप साइड पर होते हैं। जैसे वैकेंसी है टेस्ट इंटरव्यू के लिए पहुँच गए, जैसे वैकेंसी है साइड पे भेजने का मकसद क्या होता है, ताकि आप बिजी रहें। अब घर जाके बैठेंगे आप खत्म, भूल गया, जो ये याद होती है वो भी है। फील्ड में अटैच होने का मकसद हम स्टूडेंट्स को, जाने वाले को जो डिप्लोमा लेके जाते हैं, हम कहते हैं शहजादे घर मत रहे, घर रहे तो ये डिप्लोमा सब खत्म। पहले आपकी पिकिंग पावर नहीं है क्लास के अंदर, शहजादे कुछ जेम रहे एटिकेट्स होते क्लास में बैठने के, अब यूँ करें पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर। क्या अब यहाँ पर क्या होता है कि आप जब घर गए, घर जाके आप कुछ नहीं सीख सकते, घर जाके जो याद है वो भी भूल जाएंगे। आपको हम देते हैं कि आप वापस आए, आप अटैच हो फील्ड के अंदर, ताकि आप बाहर की भी ट्राई करते रहें, आपके पासपोर्ट मुकम्मल होने चाहिए, वैसे ही वैकेंसी आप फौरन अप्लाई करें और निकलने वाली बात करें। ये नहीं है कि घर जाके आप बैठ जाएंगे तो फिर माँ बाप के लिए आप बर्बादी का सामान बनेंगे कि कहाँ से वो पैसे लाएंगे, कितनी मुश्किल से उन्होंने फीसें दे रहे, हॉस्टल के खर्चे दे रहे, दरख्तों से तोड़ के तो नहीं दे रहे आपको, या बाहर माँ बाप है तो आपको एहसास है बाहर पैसे कमाना कितना मुश्किल। जब आप जाएंगे फिर आपको पता चलेगा 2 पैसे किस तरह, 1 ग्राम लेना कितना मुश्किल है। वहाँ अभी एहसास नहीं हो रहा जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बाहर है, तो हम बार बार ये एहसास दिलाते हैं, हमारा कोई लेना, हमें तो कल को जिन नौकरी पर हम भेजते हो तो कभी इस्लाम या फ़ोन हमें नहीं करते, या अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, तो इक्का दुक्का स्टूडेंट्स कोई ऐसे कोई सालों में कोई कर ले वो भी अटेंड हो जाए, बात हो जाए, बात सूरत दिल, वो भी नहीं होते। हमें कोई गर्ज नहीं होती आपसे, ना कोई लेना होता है ना देना होता है, सिर्फ ये कोशिश होती है कि आप सीख जाएं, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, माँ बाप का सहारा बने, हमें दुख याद रखें आप। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास आगे स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर का काम क्या है, स्ट्रेन करना है कि कोई चीज़ कचरा या कोई चीज़ आगे उसे रोक दे, साफ कर, ठीक है। इसके अंदर दोनों साइड पर जाली लगी होती है। अब स्ट्रेन के बाद हमारे पास रेफ्रिजरेंट कंट्रोल आता है। डोमेस्टिक लेवल पर जो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है सारा मैकेनिकल रिवाइज हो रहा है। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनका मैकेनिकल जैसे ही खत्म होगा साथ मैकेनिकल आ जाएगा। अभी मैकेनिकल सारा वही मैकेनिकल रिवाइज होना है जो पहले टॉपिक कराना है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास आगे कैपिलरी ट्यूब लगी होती है। कैपिलरी ट्यूब हमारे पास रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है। ये क्या करता है, ये गैस के ज़्यादा दबाव को कम दबाव में तब्दील करता है, साथ साथ रेफ्रिजरेंट के बहाव में कमी लाता है। इसी के मदद से वेपरेटर को रेफ्रिजरेंट मुहैया की जाती है, कूलिंग कॉइल को, यानी रेफ्रिजरेंट कंट्रोल से रेफ्रिजरेंट वेपरेटर में जाती है। जो कल आपने ड्रायर के साथ देखी है पतली सी ट्यूब की बारीक सी, वो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है। उसका नाम क्या है, कैपिलरी ट्यूब है। कॉपर की बनी हुई कम कुतर की ट्यूब है, इस वजह से उसे कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। इसके अंदर हमारे विंडो एसी के अंदर इसकी लंबाई ज़्यादा 3 से 5 फुट तक इसकी लेंथ होती है। अब ये 3 से 5 फुट उस टाइम थी जब कैपिलरी 1 थी, अब कैपिलरी 3 हो गई हैं। इसकी ज़्यादा जो लेंथ है मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी ज़्यादा लेंथ हमारे पास आ गई है 1.5 फुट, यानी ज़्यादा 1.5 फुट आ गई। 1 फुट 3 इंच, 1 फुट 4 इंच, ये 3 कैपिलरी हैं आपके पास। रेफ्रिजरेंट कंट्रोल की लेंथ इतनी आ रही है, तो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल हमारे पास वही लगा रहता है, हम चेंज नहीं करते। उस वक्त चेंज करते हैं जब ये ब्लॉक हो जाए, वरना इसे चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब की लंबाई कितनी होती है। अब उसे बताएं सर मैक्सिमम 1.5 से 2 फुट के करीब होती है। मैक्सिमम 1.5 से 2 फुट के करीब होती है कैपिलरी ट्यूब की जो लेंथ इसके अंदर होती है। अब यहाँ पर हमारे पास आगे रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, यहाँ मैं सिंगल दे रहा हूँ क्योंकि डबल दूंगा तो फिर वेपरेटर यहाँ पे समझ नहीं आएगी, वेपरेटर यहाँ की तरह है। अक्सर एसी के अंदर जनरल वगैरह है, बड़ी कंपनियां हैं, वो चार्जिंग लाइन नहीं देती। जिस तरह फ्रिज के अंदर चार्जिंग लाइन होती है, चार्जिंग लाइन नहीं देती वो कंपनियां।
तो हमें ऐसी सूरत के अंदर हमें चार्जिंग लाइन उसकी सेक्शन लाइन पर बनानी होती है, क्योंकि सेक्शन और चार्जिंग सेम है, जहाँ पर हमें चार्जिंग लाइन देनी होती है। इसकी हमें क्या करना होता है, इसके अंदर तो गैस मौजूद है, गैस को हमें पहले खारिज करना था। हल्का सा ट्यूब कटर से हम इसको काटते हैं, फुल नहीं काटते, हल्का सा हम निशान देते हैं। जब निशान बच जाता है फिर हम क्या करते हैं, वेल्डिंग टार्च से उस निशान पर हम हीट देते हैं। जब हीट देते हैं उसके अंदर सुराख हो जाता है। फिर हम चार्जिंग लाइन, जैसे इस फ्रिज के अंदर लगी हुई है चार्जिंग लाइन, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो ये जो हमारे पास ये प्रेशर पंप है, वैक्यूम पंप, इसके साथ लगी होती है चार्जिंग लाइन, जैसे आपने गैस चार्ज की थी। अगर नहीं है तो जाते हुए आप देख लेंगे। हम चार्जिंग लाइन क्या करते हैं, 1/4 की चार्जिंग लाइन लेते हैं, छोटा टुकड़ा 2-3 इंच का लेकर हम ऊपर वाली साइड पर इसे सीधा नहीं फिट करते, हम साइड वाली साइड पर इसे फिक्स करते हैं। चार्जिंग लाइन आपने क्या करनी है, आपने सीधी ऊपर नहीं लगानी लाइन की, ये ट्यूब है आपकी, इसके ऊपर इस तरह नहीं लगाना। अगर इस तरह आप लगाएंगे तो जैसे एसी का कवर उससे के साथ टकराएगा, लाइन आपकी डैमेज हो जाएगी, या वाइब्रेशन की वजह से ऊपर वाला कवर इस लाइन के साथ टकराएगा, लाइन डैमेज हो जाएगी। जब भी इस लाइन को लगाना है साइड पर लगाना है। आप क्या करेंगे, अभी विंडो में गैस चार्ज करेंगे, इसके अंदर लगाई हुई है, इसके अंदर भी चार्जिंग लाइन नहीं है, क्योंकि जनरल का एसी चार्जिंग लाइन नहीं देता, 2 ही लाइनें देता है। तो साइड के ऊपर लाइन लगी हुई है। जब आप काम करेंगे कल तो उस टाइम ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि गैस कैसे चार्ज करनी है, वैक्यूम कैसे करना है। अब यहाँ पर हम इसकी चार्जिंग लाइन देते हैं। बाकी कंपनियाँ जनरल के अलावा आम जो कंपनी हैं वो इधर साइड पर चार्जिंग लाइन दे रही, कि वो सिर्फ जनरल जो मेन बड़ी बड़ी कंपनी हैं जिनके एसी बड़े महंगे हैं वो यहाँ पर चार्जिंग लाइन दे रहे हैं, बसूरत दिगर अक्सर कंपनी नहीं दे रही। विंडो स्प्लिट एसी के अंदर तो आपकी चार्जिंग लाइन ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन विंडो के अंदर चार्जिंग लाइन नहीं मौजूद होती, तो फिर हमें सेक्शन लाइन से चार्जिंग लाइन लेनी होती है, और कोई हमारे पास रास्ता ही नहीं है। अब यहाँ पर इसके अंदर आपके पास एक मोटर आपने दे देनी है। मोटर के एक तरफ बनाते जाए साथ साथ ताकि टाइम बचे हमारे पास। एक तरफ आपका प्रोपेलर फैन, क्योंकि फिर मैं आपको टाइम दूंगा तो फिर टाइम बर्बाद। प्रोपेलर फैन लगा होता है जिसे हम एक्सियल फैन भी कहते हैं। एचवीएसी क्लास खत्म होने के बाद इस फैन को उतारना है, इसको चेक करना है कि है इसका कैपेसिटर खत्म हो गया या कनेक्शन यहाँ पे नहीं पहुंच रहा। इसको चेक करना है कि यहाँ पर बोर्ड खोल के ना ये फैन एग्जॉस्ट फैन नहीं चल रहा, या यहाँ से कनेक्शन खत्म है या क्या मसला है। इसको जरा घुमा दो, इससे इस हाथ से मार, हाँ घुमा। अगर कैपेसिटर कमजोर है तो चल पड़ेगा, उस तरफ घुमा, किसी साइड में घुमा दो, अगर कैपेसिटर कमजोर है तो चल पड़ेगा। इसके अंदर करंट नहीं है, कुछ तारे वारे। चलो फारिग होके 2 काम करने, एक ये, दूसरा इन्वर्टर एसी लगाना, ठीक है। अब दूसरा इसके बाद हमारे पास क्या है कि इस साइड पर हमारे पास आएगा बिलोर फैन, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फैन भी कहते हैं। बिलोर फैन, इस साइड पर आपने बिलोर फैन देना है। बिलोर फैन क्या कैसा होता है, बिलोर फैन आपका पतली वाला पंखा होता है। आपको जिस टाइम आप काम करेंगे उस टाइम मैं आपको दिखा दूंगा इसका कैसे होता है। ये इस तरह गोलाई में घूमता है, इसकी पत्रियां जो है तिरछी देनी, ऊपर पत्रियां। इस साइड पर बिलोर फैन जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फैन कहते हैं। ये आपके AIU वगैरह में सारी जगह यही लगा होता है। आपके इसमें स्प्लिट एसी के अंदर भी इंडोर में यही लगा होता है।
गया। एसी विंडो पाकिस्तान में बहुत कम है, सिर्फ गवर्नमेंट लेवल तक है। आप सऊदीया जाते हैं, कोशिश ये करनी दुबई के बजाय सऊदीया जाए। दुबई में सारी 2 नंबरी धनतरबाजी है सारी, या ओमान निकले। अभी हमारे लड़का एक ओमान निकला है, नाम उसका क्या, ओमान का रियाल भी बड़ा हाई लेवल पे, पता नहीं कितने को मुझे बता रहा था जा रहा है, नहीं उसने तो ज़्यादा रेट दिया है, तो वो इतने का जा रहा है। तो इस वजह से ओमान निकले या मस्कत या सऊदीया। दुबई में फजूल है, दुबई में ज़्यादातर 90% फ्रॉड है, सारी 2 नंबरी है। तो इसमें कोशिश ये करें इन मुल्क में निकले, या अगर किसी और मुल्क में बहरीन है, बहरीन बहुत बेहतरीन है। बहरीन में विंडो बेहतर, उसमें बहरीन में हमारे पास जो लड़का था गया है, उसके वाले साहब वहीं थे, वो कह रहे सर सारा वहाँ पर हाई विंडो चलता है, विंडो में है, क्योंकि वहाँ पे जहाज़ है, सारा समंदर है, एक जजीरा है बहरीन, तो वहाँ पर सारा जो निज़ाम है वो वहाँ का है। वहाँ ज़्यादा जाना भी मज़ेदार है, वो यूरोप है, उस बिल्कुल ही उसका सारे असूल सारे रूल सब को एजुकेशन है, तो वहाँ का निज़ाम ऐसा है। तो वहाँ पर सारा जो है ना, आप ऐसे समझे कि आप यूरोप में घुस गए, तो ये जो जाने वाले अब ये बहरीन ही जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। बहरीन है पर यूनान है, ये मुसलमान मुल्क तो हैं लेकिन ये यूरोप है, ब्रिटिश, सारा ब्रिटिश की तरह अयाशी सब कुछ। अभी सऊदी है, इन मस्कत इनमें कुछ है, कुछ शर्माया, लेकिन जब आप बहरीन से परे जाते हैं यूनान वगैरह, तो ये सारे यूरोप के मुल्क बन जाते हैं, यूरोप बन जाता है। तो इस वजह से आप बहरीन निकले, बहरीन के अंदर सारा विंडो काम है, ये जो सिंपल से इतने से, उसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर है, एक सिलेक्टर स्विच है, एक थर्मोस्टेट स्विच है, फिर कहते हैं जी हमें काम नहीं आता। उस बेचारे में एक है क्या बीमारी के अंदर 3-4 चीज़ें सारी है। अब 3-4 चीज़ें भी कवर नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे। दूसरा खुशकिस्मती ये है कि RSC ट्रेड के अंदर वह ट्रेड है जिसमें कोर्स रिवाइज होता है, एक बार एंड करके दोबारा हम रिवाइज पे आते हैं, फिर भी कहेंगे हमें नहीं आता, तो फिर इतना सा पानी ले, फिर उसमें जो कुछ करना है आप करें। आगे मैं कुछ नहीं कहता, और तो कोई इलाज ही नहीं है। या फिर बहरीन में समंदर है, तो जाएंगे तो समंदर तो सारी जगह जहाँ भी जाएंगे समंदर है। अल्लाह ताला की शान समंदर की बड़ी अजीब और गरीब शान है। वहाँ पर पानी की लहरें इतनी ऊंची आती हैं, जैसे इतनी बड़ी बड़ी मकान है, वहाँ से हम भाग कर पीछे हटते हैं, लेकिन जैसे सैल के नज़दीक आती हैं लहरें, अजीब और गरीब निज़ाम है अल्लाह ताला का, कि इतनी ऊंची लहरें आ रही हैं पीछे से, लगता है ऐसे कि हमें भी उड़ा के ले जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे सैल के नज़दीक आएंगी वो लहरें ऐसे ऐसे बैठ। अब अल्लाह ताला के कुदरत के निज़ाम बड़े अनोखे हैं, बंदा नहीं समझ सकता। हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई जान मौजूद है। पानी की अपनी एक हकीकत है, हम तो नहीं जानते कि वो किस तरह वो लहरें इतनी दूर से उठते हैं। जब इन मुल्क में जाएंगे तो पता चलता है कि अल्लाह ताला की शान जब सामने बंदा देखता है समंदर को, तो वो ठिकाने आ जाते हैं कि ये पानी इतनी तेज़ी से आ रहा है, और यहाँ आके नीचे इतनी उनकी हाइट पर इतनी है, तो ये हमें भी बहा के ले जाएगा, लेकिन नज़दीक जैसे पहुँचता पानी अपनी जगह पर। उसके अंदर भी कोई जान वाला कोई इस का निज़ाम होगा, अल्लाह ताला की कुदरत है जहाँ पर। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास विंडो आ गया, इलेक्ट्रिकल आप कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले आपके पास यूनिट कूलिंग नहीं कर रहा, तो कंप्रेसर के पंप खराब होने वाली गेम बहुत कम आती है। ज़्यादातर इसके अंदर लीकेज का इशू आ जाता है कि लीकेज कहीं ना हो गई हो। तो लीकेज के अंदर आमतौर पर क्या होता है, लीकेज अंदर नहीं आती, इसके अंदर नहीं आती। लीकेज अगर आएगी तो इस जगह पर आएगी, या ज़्यादातर जो हमने लीकेज इसके देखे हैं, ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये किसी की चीज़ के साथ टकरा रही है। जब कंप्रेसर चलता है, थरथराहट की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से इसको कट लगना शुरू हो जाते हैं, रगड़ आना शुरू हो जाती है। 1-2 साल बाद, 6 महीने बाद ये यहाँ पर होल हो जाता है, सुराख हो जाता है, गैस सारी लीक हो जाती है। ये इस यूनिट में लीकेज चेक करने की हमें कभी जरूरत नहीं महसूस है। ये एसी विंडो है या सिपरेट है, खुद ही बता देता है मेरी यहाँ लीकेज है। क्यों, कैसे बताता है, इसकी ज़ुबान तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया है कि गैस के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मिकदार में तेल भी सर्कुलेट होता रहता है। जहाँ भी लीकेज आएगी वहाँ पर तेल आ जाएगा, हमें दूर से पता चल जाता है, हाँ जी जिस जगह पर तेल आया हुआ है तो यहाँ लीकेज है 100%। तो ये हमारे पास होता है कि फ़ौरन देर ही नहीं लगती कि हम विंडो के अंदर कोई प्रेशर नहीं देते, हम सामने प्रेशर देखते हैं, सामने विंडो को खोलते हैं, या सिपलेट है लीकेज आ गई है, सामने इसको खोलेंगे, जहाँ भी आउटडोर के अंदर जहाँ लीकेज होगी उस जगह पर तेल आया होगा, हमें पता चल जाएगा इसमें लीकेज है। अगर तेल नहीं आया हुआ हमें पता चल जाएगा इसमें लीकेज नहीं है। फिर हमारे इंडोर में लीकेज है, दूसरा यूनिट है नीचे, इसमें कहीं लीकेज है, इसके अंदर लीकेज नहीं आती। ये साइडों के अंदर जो टर्न है, जहाँ पर कहीं लीकेज आ जाए, जोड़ के अंदर आया है, बस सूरत दिगर नहीं है।
इन्वर्टर के अंदर आ रही है। जो करंट इन्वर्टर है इसका प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर लीकेज आती है कि ये पाइप इसके लीक हो जाते हैं। या का जो इंस्टॉलर होता है, इंस्टॉलर गलती करता है। ये जब सेपरेट टॉपिक आएगा उसमें ये बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कस है, उसमें आपको समझाऊंगा क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमारा जो इन्वर्टर है वो ज़्यादातर लीक होना शुरू हो गया है, किन वजह की वजह से ये लीक हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, मैंने बताया आसान सा प्रोसेस आपको बता दिया है कि ये लीकेज इस तरीके से आती है। अगर लीकेज के सामने नहीं नज़र आ रही फिर हमारे पास क्या रास्ता होता है, हम उसी टाइम देर नहीं मारते। अब हम सिस्टम को फॉरेन कंट्रीज का असूल बता रहा हूँ कि सामने हमें लीकेज नहीं मिल रही ना इधर मिल रही है, हम उसी टाइम कहेंगे अरबाब को साइड इंचार्ज को यार लीकेज सामने नहीं है, इंटरनल है, कहीं क्या करना है। वो कहते हैं यार निकालो और डालो पानी में। हम क्या करते हैं फिर इसको फौरी तौर पर टाइम वेस्ट किए बगैर इसको खोलना, इसको लगाना भी बहुत बड़ा अजाब होता है क्योंकि जंग लगा होता है। हम इस कंडेंसर को निकालते हैं बाहर और इसके साथ इसके मुंह को बंद इस तरह नहीं करना होता, मुंह को दबाना नहीं होता। मुंह को दबाने का मतलब होता है मुंह खराब करना। हम क्या करते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं जो इस पाइप के अंदर दाखिल हो जाता है, जो दाखिल हो जाता है उसके मुंह को हम टाँका लगाते हैं, इसके मुंह को खराब नहीं करते। जो पाइप का मुंह होता है ओरिजिनल, उसे ना कंप्रेसर साइड पे खराब करते हैं ना उस साइड पर खराब करते हैं। क्योंकि खराब होने का मतलब ये है कि अगर हमने कटिंग की पाइप छोटा हो जाएगा, जोड़ पड़ेगा, तो इस वजह से हम ना कुछ करते उसके अंदर एक छोटा टुकड़ा डाल देते हैं, टुकड़े को वेल्ड करते हैं, जो टुकड़ा हम डालते हैं उसके मुंह को हम बंद कर देते हैं। जब हमने अब अपनी जगह पे फिटिंग पे करनी होती है फिर इस टुकड़े को निकाल देते हैं जो हमने लगाया होता है, अपनी जगह पर फिटिंग इतना सा काम है। एक टुकड़ा हम साथ डालते हैं, बड़ी फीड जो भी है अंदर उसके मुंह को कभी भी खराब नहीं किया जाता। फिर मुंह बनाना, क्योंकि पाइप का मुंह बना हुआ है ऑलरेडी पाइप के हिसाब से। अब अगर आप मुंह खराब कर देंगे फिर पाइप के हिसाब से बनाने में डबल टाइम बर्बाद और डबल खर्चा। तो इस वजह से कोई भी मैकेनिक जिम्मेदार कभी भी मुंह को खराब नहीं करेगा। मुंह के अंदर कोई और छोटा टुकड़ा डालकर उसे वेल्ड करेगा, उसके मुंह को पंच करेगा। जब वो प्रोसेस जिस मकसद के लिए उसने वो टुकड़ा डाला था वो खत्म हो जाएगा, फिर टुकड़े को निकाल कर अपनी फिटिंग हम कंप्रेसर निकालते हैं, कंप्रेसर की फिटिंग अपनी जगह पे रखते हैं, उनके मुंह को खराब नहीं होने देते। दूसरा कंप्रेसर लिया, फिटिंग बनी हुई है, मुंह खुले हुए उनके डायरेक्ट फिट किया, टांका लगाया। अगर मुंह को आप खराब करेंगे किसी भी तरीके से फिर आप जलील होंगे। तो आपने क्या करना है, अब आपके पास ये यूनिट आ गया। सबसे पहले अब आपने क्या किया कि इसके अंदर लीकेज है, लीकेज आपने सामने देखनी है। अगर आपको लीकेज नहीं मिली फिर आपने क्या करना है, सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। तकसीम कैसे करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको फ्रिज वाले टॉपिक में समझाया, कंडेंसर अलग, वेपरेटर अलग। इसको निकालना है, इसका मुंह बंद कर दिया। इसके साथ आपने ये सारा टॉपिक वही चीज़ जा रही है जो फ्रिज में भी गई है। इसके अंदर आप 500 पीएस से प्रेशर देंगे। उसमें कितना दिया था, 200 250, वो छोटा था यूनिट। अब इसके अंदर आप 500 पीएस से प्रेशर देकर पानी के टप पड़े तो उसके अंदर डाल दें। जहाँ पे लीकेज होगी बबल आना शुरू हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा लीकेज नहीं है तो खाली वाली साइड पर। फिर हम इसको इसी तरह करेंगे, कैपिलरी के मुंह को बंद करेंगे, कैपिलरी मुंह को टाँका लगाकर इसके साथ हम गेज लगाकर 500 पीएस से प्रेशर देकर इसको भी पानी में डाल। 500 ना दे, 100 भी दे, बहुत है, क्योंकि पानी में डाल रहे हैं। जहाँ पे लीकेज होगी उस जगह से गैस बाहर आएगी, हवा का प्रेशर बाहर आएगा, उस जगह पर बबल निकलेंगे, हमें पता चल जाएगा यहाँ लीकेज है, क्योंकि पानी अंदर नहीं जा सकता। आप समझे, पानी अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि प्रेशर बाहर आ रहा है, पानी अंदर नहीं जा सकता। तो इस वजह से आपने फौरन चेक किया, पानी में डाला, जिस तरह ये जो टायर ट्यूब वाले बैठे थे ट्यूब को पानी में डाला, उसी टाइम बबल आ गए। इसी तरह इसकी भी बबल आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा यहाँ पर लीकेज है, मसला खत्म। उसी जगह पर अगर सामने है तो ठीक है, अगर सामने नहीं है इसी को कचरा करके साइड पे कर देंगे। अरबाब को बता देंगे, जो कंपनी का सुपरवाइजर है या जो भी हमारा सीनियर है उसको बता देंगे, जिसने हमें ड्यूटी दी होगी उसको बताएंगे सर इसमें ये मसला है, साइड पे कर दें, इसका वेपरेटर नया आएगा या एसी कचरा हो गया। आमतौर पे वो कचरा ही हो जाता है, स्क्रैप में जाता है और कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि उसमें खर्चे इतना हो जाता है कंडेंसर वेपरेटर का, इतने में और एसी आ जाता है। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा मसला आ जाए, इंटरनल लीकेज आ जाए, हवा इंडोर के अंदर आ गई, अंदर लीकेज आ गई, कहीं अंदर लीक आने के चांस वैसे नहीं होते, आजकल आ सकते क्योंकि पाइप बिल्कुल थर्ड क्लास कर दिए। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होता है, इसको हम स्क्रैप कर देते हैं, कचरे लोहे के साथ कापर के हिसाब से बेच देते हैं। बस सूरत दिगर और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, तो हम इसको खोलते रहे, टाँके लगाते रहे, करते रहे, वो करते रहे, कुछ भी नहीं आता। दूसरा हमारे पास इसके अंदर क्या चीज़ है कि अब आपने लीकेज आपको मिल गई है, लीकेज आपने बंद कर दी, अगला प्रोसेस वही है मैकेनिकल वैक्यूम करना और फिर गैस चार्ज करना। मैकेनिकल वैक्यूम आपने उसी तरीके से करना है जिसमें आपने उसमें किया था। अब आपको ये खुद ही शक्ल बना लेनी चाहिए, मेरे बनाने की जरूरत ही नहीं है।
इस साइड पे आप लो प्रेशर गेज इस्तेमाल करेंगे जिसकी रीडिंग डबल रीडिंग होती है, यानी कंपाउंड गेज होती है। लो प्रेशर गेज को कंपाउंड गेज भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर दो रीडिंग्स हैं। इसकी रीडिंग 0 से ऊपर 250 psi तक है, 0 से नीचे 30 तक है। 0 से नीचे 30 तक जो रीडिंग है वो वैक्यूम रीडिंग है, 0 से ऊपर जो रीडिंग है ये प्रेशर रीडिंग है। अब इसके साथ आप इधर वैक्यूम पंप लगा दें। आपके पास दो लाइनें हैं, एक लाइन आपकी बंद है, वैक्यूम पंप है, एक लाइन बंद होगी, एक साथ डिस्चार्ज आएगी। इधर से प्रेशर आपका बाहर जा रहा होगा, इस साइड से आपका प्रेशर सक हो रहा होगा। जी, सेक्शन लाइन चार्जिंग लाइन एक ही बात है। तो ये हवा को खींचेगा। जब हवा, अभी आप सारा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रेशर जब खारिज होना बंद हो जाए, समझ जाए कि वैक्यूम मुकम्मल हो गया है। वैक्यूम पॉइंट क्या है? 29.92 इंचेस ऑफ मरकरी है, GH है। इस तरीके से आपने यूनिट के अंदर, AC के अंदर वैक्यूम करना है। शक्ल बना लें, फिर अगला प्रैक्टिकल गैस चार्जिंग जल्दी ये साथ से बना लिया करें, साथ टाइम लग जाए। वही है जो फ्रिज में आपने किया, उसी तरीके को ध्यान रखें, बात बन गई। आपने फ्रिज में वैक्यूम मुकम्मल किया है। फ्रिज में वैक्यूम मुकम्मल जिस तरह करना है, तमाम यूनिट के अंदर सेम मेथड है। फ्रिज है, डीप फ्रीजर है, वाटर कूलर है, विंडो AC है, कोई भी यूनिट है, कार AC है, ऑल ओवर मैंने सारों का नाम ले लिया है कि जिसके अंदर भी आपने गैस चार्ज करनी है तो पहले आपने वैक्यूम करना है। वैक्यूम का प्रोसेस सेम है, कोई एक जरा बराबर भी तब्दीली नहीं है, सेम है। वैक्यूम का मकसद ही एक ही, खला पैदा करना। सिस्टम में, इस सिस्टम के अंदर से हवा की मिकदार को खारिज कर देने का नाम वैक्यूम। आपसे पूछा जा सकता है वैक्यूम पॉइंट क्या है? 29.92 इंचेस ऑफ मरकरी। ये कैसे आता है, किस तरह आता है 29.92? इन्हें बताएंगे कि सर किसी जगह से जब फिजाई दबाव खारिज कर दिया जाए, जहाँ पर भी वो दबाव है, उस दबाव को खारिज कर देने का नाम वैक्यूम है। वहाँ पर आपके पास ये रीडिंग आ जाएगी। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ दबाव होते हैं, ये मैंने पहले भी बताया जा चुका है। सतह समंदर पर फिजाई दबाव की मिकदार 14.7 psi है। अगर मैदानी इलाके लें तो 4.3 psi है। अगर पहाड़ी इलाके लें तो 1 psi। हर जगह पर फिजाई दबाव की मिकदार मुख्तलिफ होती है। इस दबाव को, जहाँ भी जो दबाव है, इस दबाव को खारिज कर देने का नाम वैक्यूम। किसी जगह से फिजाई दबाव की मिकदार को खारिज कर देने का नाम वैक्यूम है। जब वैक्यूम मुकम्मल हो जाए तो फिर आपने क्या करना है? पहले आपने गेज के वाल्व को बंद करना है, कोई भी यूनिट है। उसके बाद आपने वैक्यूम पंप को अपने बंद कर देना है। वैक्यूम पंप को बंद करने के बाद अपने वैक्यूम को कम अज कम आधा घंटा होल्ड करें ताकि कहीं लीकेज जाए तो वैक्यूम टूट जाए। उसके बाद आपने क्या करना है? यहाँ पर आपने सिलेंडर लगा सिंपल से 5 मिनट की गेम लगेगी। आपके सामने 5 मिनट भी नहीं लगेंगे गैस चार्ज करने में। आपने वैक्यूम किया, वैक्यूम का आपने स्टैंड रखा, स्टैंड रखने के बाद आपने उसी तरीके से जिस तरह फ्रिज में गैस चार्ज की थी, यानी इसे सीखने से फ्रिज का काम भी वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपने 22 सिलेंडर के वाल्व को खोला। खोलने के बाद अब आपने क्या किया है कि आपने पर्चिंग का अमल करना है। क्यों? क्योंकि ये लीड आपके पहले वैक्यूम पंप के साथ लगी हुई थी। वैक्यूम पंप से आपने लीड को उतार कर आपने किसके साथ लगाया? R22 के सिलेंडर के साथ लगा दिया। जो हवा की मिकदार इस लीड के अंदर चली गई थी ताकि वो खारिज हो जाए, आपने सिलेंडर के वाल्व को खोलने के बाद इस गेज के वाल्व को नहीं खोलना, पहले यहाँ पर्च मारना है। अगर पर्च नहीं मारेंगे तो इस तरह गैस डाल देंगे तो वैक्यूम नहीं होगा आपका यूनिट, क्योंकि हवा, आपने वैक्यूम का मकसद क्या था? सिस्टम से हवा निकालना, वो सिस्टम हवा दोबारा इन होगी। इसके बाद आपने क्या किया? अब आपने गेज का वाल्व खोलकर 50, 60, 70, 100 psi गैस का स्टैंड प्रेशर है, इसमें वो प्रोसेस नहीं करना होता। अब आपने यूनिट को चला दिया, कंप्रेसर क्या करेगा? गैस को कंप्रेस करेगा, गेज की सुई 0 की तरफ मूव हो जाएगी।
आप 0 पर जैसे सुई आई है तो इसे उसके बाद आपने क्या करना है, फिर गेज का वाल्व खोलकर 70 पे स्टैंड कर दे। जैसे आपने फ्रिज का 10 पे स्टैंड कर दिया था, 70 पे स्टैंड कर दिया, 5-10 मिनट गैस को जाने दें, तकरीबन 5 मिनट के करीब। 5 मिनट के बाद वाल्व को बंद करें, गैस कितनी चार्ज हो गई है। आपने देखा है कि गैस जो है वो 35 psi चार्ज हो गई है। 35 psi जब गैस चार्ज हो जाएगी 30 psi, आपके इस वेपरेटर पर आइस आ जाएगी, सारी आइस आना शुरू हो जाएगी। आइस आ जाएगी आपके इस रेफ्रिजरेशन कंट्रोल लिक्विड लाइन पर, सारी आइस आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि गैस चार्जिंग के करीब है, यूनिट फ्रीजिंग पर आ गया है। आपके विंडो या स्प्लिट में एक ही मेथड है, सेम तरीका है। अगर आपके पास गेज नहीं है, विदाउट गेज भी आप गैस चार्ज कर सकते हैं। आपसे ये सवाल किया जाएगा कि आपके पास गेज नहीं है, आपने गैस चार्ज करनी है तो कैसे चार्ज करेंगे। उन्हें बताएं सर 2 रास्ते हैं। एक रास्ता इस तरीके से बताएं जैसे आपको समझाया जा रहा है कि उन्हें बताएं सर 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है एम्पेयर की मदद से, दूसरा रास्ता है लिक्विड लाइन की पोजीशन के हिसाब से। वो कहता है कैसे पोजीशन से, उन्हें कहें जैसे ही गैस मुकम्मल तौर पे चार्ज हो जाएगी, तो जैसे आप पहले वजाहत कर दें कि जब इसके अंदर गैस अनकम्प्लीट होगी ना मुकम्मल होगी, तो इसके लिक्विड लाइन पर सारी आइस आ जाती है, वेपरेटर पर सारी आइस होती है। जैसे जैसे गैस चार्ज हो जाती है तो इस पर आई हुई आइस जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो समझें कि गैस पूरी हो गई। जब इसके ऊपर आई हुई आइस मेल्ट हो जाए, समझ जाएं कि यूनिट के अंदर गैस मुकम्मल चार्ज होगी, ख़त्म। विंडो का रास्ता भी यही है, स्प्लिट का रास्ता भी यही है। अब इसके अंदर क्या होता है, जब गैस चार्ज करते हैं पतली लाइन पर आइस आ जाती है। जैसे गैस मुकम्मल चार्ज होती है, आइस खत्म हो जाती है। आपके पास गेज नहीं है, आपको पता चल गया गैस चार्ज। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन बता रही है। आइए मेरी बात की समझ कर, ये सामने आपके सामने वजाहत आ जाएगी कि आपके सामने क्या होगा। जैसे गैस का प्रेशर 30-35 psi पे आएगा, सारी आइस आ जाएगी, यूनिट फ्रीजिंग पर आ जाता है। इस गैस की क्वालिटी के अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या निशानी होती है। हर यूनिट के अपने चार्जिंग प्रेशर है गैस के, यानी फ्रिज में गैस चार्ज कर रहे हैं, डीप फ्रीजर में चार्ज कर रहे हैं, वाटर कूलर में चार्ज कर रहे हैं, चार्जिंग प्रेशर में फ़र्क नहीं आएगा, वेट में फ़र्क है, चार्जिंग प्रेशर में फ़र्क नहीं है। इसी तरह विंडो के अंदर आपने गैस चार्ज की, गैस कम चार्ज है तो इसके ऊपर आइस आ जाएगी। आइस क्यों आएगी, इसका मतलब है यूनिट फ्रीजिंग पर आ गई, गैस फ्रीज होना शुरू होगी। जैसे गैस पूरी हो जाएगी, फ्रीजिंग खत्म हो जाएगी, गैस अपनी जगह पर। ये हिसाब होता है। अब R22 चार्ज करें, इसका चार्जिंग प्रेशर क्या है, 65 से 70 psi है। आपसे सवाल किया जाता है कितनी गैस चार्ज करते हैं, उसे बताएं सर 60 से 70 psi के दरमियान चार्ज करते हैं। 60 से 70 psi के दरमियान चार्ज करते हैं। अगर कम चार्ज करेंगे तो आइस आ जाएगी इसके ऊपर। आप 50 psi चार्ज करते हैं, सिस्टम पर आइस आ जाएगी, आपका यूनिट काम ही नहीं करेगा सही। क्यों? क्योंकि जब बर्फ़ आ जाएगी वेपरेटर के ऊपर तो उसके ऊपर से हवा नहीं गुजरेगी, हवा नहीं गुजरेगी, वो कूलिंग ही नहीं करेगी। तो इस वजह से अगर हर यूनिट के अंदर मिकदार मुख्तलिफ है, कि आपसे पूछे कितने वज़न की गैस डलती है, वज़न मुख्तलिफ है। वज़न क्यों मुख्तलिफ है, आप उससे वजाहत करेंगे सर। इसमें अगर विंडो में गैस चार्ज करना कहता है तो आप इसकी आप डिटेल दे सकते हैं। अगर 1 टन का यूनिट है, 1 टन का, तो इसके अंदर आपकी गैस जो है 9 से लेकर 1000 ग्राम गैस डलती है। अगर 1.5 टन का यूनिट है तो इसके अंदर 1 किलो 300 ग्राम गैस डलती है। 1 किलो 200, 1 किलो 300 ग्राम। अगर आपका 2 टन का यूनिट है, 2 टन के यूनिट के अंदर आपकी जो गैस डाल रही है 2 किलो 600 ग्राम या 5, हाँ तकरीबन 2 किलो 600 ग्राम, 2 किलो 500 ग्राम ये गैस डाल रही है 2 टन के यूनिट, वो सॉरी हाँ 2 टन के अंदर 2 किलो नहीं डाल रही है, 1 किलो 700 ग्राम, 600-700 ग्राम, ये हिसाब है कि आप टोटल ये जितने टन का यूनिट है उससे तकरीबन 300-400 ग्राम कम गैस डलती है। 2 टन का यूनिट है तो 200-300 ग्राम कम कर ले आप, 1 किलो 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम गैस डलेगी। 1.5 टन का यूनिट है तो आपका 1 किलो 200, 1 किलो 300 ग्राम गैस डलेगी। 1 टन के यूनिट के अंदर तकरीबन 1 kg 900 ग्राम, 800 ग्राम ये गैस डलती है। तो नहीं आप इस हिसाब से बता दें। सिपलेट जब अगला सिपलेट आ रहा है फिर उसमें मैं वजाहत कर देता हूँ। अब इसके अंदर सवाल, इसके अंदर ये फॉल्ट मैंने आपको जब टॉपिक चाह रहा था उसके मैंने फॉल्ट सारे बता दिए थे, समझा दिए थे।
दोबारा इसको एंड जब कोर्स एंड होगा फिर मैं फॉल्ट लिखा भी दूंगा जिनके पास नहीं है। अब इसकी गैस चार्जिंग, आपकी गेज नहीं है, विदाउट गैस गेज आपको मैंने निशानियां दे दी है, इस ऑप्शन पे आप काम करेंगे। अगर आपके पास गेज है तो आपने प्रेशर आपने खोला हुआ है, सुई को आपने 60-70 यानी चार्जिंग प्रेशर पे रखा हुआ है, 65 से 70 पे आपने स्टैंड कर दिया, गैस को जाने दिया। कुछ देर बाद आप देखते हैं कि आपके वेपरेटर पर आइस आना शुरू हो गया है, इसका मतलब है यूनिट फ्रीजिंग पर आ गया। तकरीबन 30 से 35 psi गैस चार्ज हो चुकी है। आप वाल्व को बंद करके देंगे कि आपका प्रेशर यही आ रहा होगा, 30 से 35 psi चार्ज हो चुकी होगी। फिर वाल्व खोल देंगे, फिर गैस को जाने देंगे। जैसे गैस पूरी चार्ज हो जाएगी तो इसके ऊपर आई हुई आइस मेल्ट हो जाएगी। आप चार्जिंग प्रेशर देखेंगे आपका 60, 65, 70 के दरमियान आपका प्रेशर होगा, इसका मतलब है गैस मुकम्मल चार्ज। फिर आपको इसके अंदर हमने सिखाना है रिकवरी करना, जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट काम है इस दौर के अंदर। रिकवरी यूनिट का जो इस्तेमाल है, यहाँ पर अशरफ वाले थे, अशरफ कंप्रेसर वाले, फिर मैंने स्टार्ट किया कि इसके अंदर आपने रिकवरी यानी आपका विंडो है, कंप्रेसर जल गया तो ठीक है, जल गया तो कंप्रेसर चेंज करना है, लेकिन गैस हमने स्टोर करनी है, गैस नहीं ज़ाया होने देनी। गैस वही इकट्ठी करनी है, तो मतलब है तकरीबन 6-7 हज़ार की गैस हमें सेव हो रही है कि अगर आपका 1.5 टन का यूनिट है तो 1.5 टन के अंदर 1 किलो 300 ग्राम 400 ग्राम गैस डाल रही है, तो 3200 1800 और 1500 कर दो, चलो कम कर दे, 747 यानी 5000 की गैस तो आपकी एक साइड करोगे। 5000 तो मुफ्त में आपका बच गया। गैस चार्जिंग 5000, गैस चार्जिंग के लिए 5000, ये यानी आपका एसी 10,000 रुपये दे गया। ना हिंग लगे, ना फटके, ना कोई नुकसान, ना खर्चा, ना कुछ। इस तरह सिपरेट है, कंप्रेसर जल गया कोई मसला नहीं, गैस सारी रिकवर करते हैं। अब तो और ज़्यादा रिकवरी हो जाना शुरू हो जाएगी, लोग अब इस टेक्निक पर आएंगे। मैं तो तमाम स्टूडेंट्स को ये सिखा रहा हूँ पहले ही कि आपके पास रिकवरी यूनिट होना चाहिए। फ्रिज की गैस तो बेचारे इतनी सी गैस डलती है, उसको जाने दें अल्लाह के नाम पर। बाकी विंडो में के अंदर किलो 1.5 किलो 2 किलो गैस है, इसको हम ज़ाया नहीं कर सकते, ये तो गलती कभी हमने करनी नहीं है। अब तो लोग पहले पाइप चोरी करते हैं तो गैस चोरी करेंगे, क्योंकि गैस महंगी इतनी हो गई है, गैस को तो आग लगी हुई है। ये हल्की गैस 3200 रुपये की, जेनवन तो आ ही नहीं रही, रिपोर्ट ही नहीं हो रही। इतनी महंगी गैसेज हो गई हैं, तो अभी इस सीज़न में पता चलेगा 2 और 2 क्या होता है। 2 और 2 22 होता है मेरे ख्याल में। अब तो 4 वाली गेम तो ख़त्म हो गई, अब तो 22 वाली गेम आएगी कि इस सीज़न के अंदर पता चलेगा क्या होता है, रेट कहाँ जाता है, काम कहाँ होता है, या मैकेनिक फटकेगा या कुछ और 2 नंबरी होगी, सारी धरतरबाजी झूठ बाजार और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। बस अब रिकवरी कर रहे हैं, रिकवरी यूनिट मैंने यहाँ बनाया हुआ, इसको उठाएंगे और जाके ले जाएंगे, गैस स्टोर करेंगे। सिपलेट के अंदर आपको रिकवरी यूनिट की ज़रूरत ही नहीं है, सिपलेट की अपनी टेक्निक है, लेकिन उसके अंदर परेशानी ये है कि रिकवर आप कर सकते हैं अगर कंप्रेसर चलता हो तो। अगर कंप्रेसर जल गए फिर आपको रिकवरी यूनिट की ज़रूरत है ही, इसके अलावा रास्ता नहीं है। अगर वहाँ रिकवरी यूनिट नहीं ले जा सकते, फिर जो आपका अपना कंप्रेसर, इसे आप वैक्यूम करें, वैक्यूम करके इसके अंदर आप गैस को रिकवर करें। गैस वैक्यूम होगा, सिलेंडर के अंदर आधा किलो गैस वो स्टोर कर लेगा, ज़्यादा तो वो स्टोर नहीं कर। तो इस वजह से आपने क्या करना है, आपने उसी तरह जब इसके ऊपर गैस का चार्जिंग प्रेशर 65 से 70 आ जाएगा तो आपका यहाँ पर आइस मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी होगी। इसका मतलब है यूनिट में गैस मुकम्मल होगी है और आपके रिटर्न आनी चाहिए। ये जो सेक्शन लाइन है ये ठंडी बर्फ़ होनी चाहिए। अगर ये सेक्शन लाइन ठंडी नहीं होगी, आपका कंप्रेसर 10-15 मिनट चलेगा, ट्रिप मार जाएगा, बंद हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। क्यों? एसी का कंप्रेसर, कोई भी एसी है, रिटर्न पर चलता है, ठंडी गैस पर चलता है। अगर इसे ठंडी गैस नहीं मिलती 10-15 मिनट तो ये कंप्रेसर हीटअप हो जाता है। हम फॉरेन कंट्रीज़ में इसमें गैस चार्ज करने का क्या तरीक़ेकार है, फॉरेन में हम पूरा फ्रीज़र ओपन नहीं छोड़ते, ओपन नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? हमें पता है बाहर सख्त गर्मी है, गर्म हवा को खींच रहा है एसी हमारा। हम इसके रिटर्न को कम करते हैं। रिटर्न को कैसे कम करते हैं? जो हवा गर्म खींच रहा है इसको हम कम कर देते हैं। हम कैसे कम करते हैं? इसका जो वेपरेटर है इसके इतने हिस्से पर अखबार लगा देते हैं, इतना सा छोड़ देते हैं ताकि ये ज़्यादा गर्म हवा ना खींचे और कंप्रेसर को रिटर्न मिले, वरना कंप्रेसर हीटअप हो जाए। एसी के कंप्रेसर के अंदर ये मसला है। सबसे मेन चीज़ मैं कल आपको दिखाऊंगा फॉरेन का तरीका हमारा क्या है। फौरन रिटर्न मिले, आपका एसी के कंप्रेसर को 15 मिनट में रिटर्न ना मिले, आपका कंप्रेसर हीटअप हो जाता है। ये पहले मैं बता चुका हूँ कंप्रेसर टॉपिक में, बार बार एक टॉपिक बताता हूँ। असल चीज़ आपके पास लेक्चर ही नहीं है,
सबसे मेन गेम है, जब तक आपके पास लेक्चर नहीं होंगे आपके जहन में कुछ भी नहीं रहेगा। एक एक चीज़ आपके पास रिकॉर्ड हो, आगे एक चीज़ आपके पास पॉइंट में मौजूद हो, फिर बात है। या जो लेक्चर दिया जाए तो उसके बाद बैठें कि आपस में बैठेंगे, इसके लिखे लेक्चर को क्या क्या समझाया गया, क्या क्या ब्रीफ किया गया। आप इस तरह बैठेंगे, इतनी डीपली फील्ड है, इतनी चीज़ें बताए, जहाँ सिंपल बताए ना, फिर तो आप पिक कर दें। हम बहुत ज़्यादा डिटेल देते हैं ताकि कहाँ कोई भी सवाल किया जाए आपको हर सवाल का जवाब आना चाहिए। फिर ऐसी सूरत के अंदर आप कहें कि हमें लेक्चर याद हो जाए, नहीं याद, क्योंकि इसकी गहराई में अगर हम जाते हैं, क्योंकि हमारी तैयारी फ़ौरन के हिसाब से होती है। फ़ौरन के हिसाब के सवालों को देख के हम हर सवाल की वजाहत कर रहे होते हैं। अगर वजाहत ना करें तो आप हर जगह टेस्ट में फेल हो जाएंगे, आप पास नहीं हो सकते। इन चीज़ों पे हमें देखना होता है, इस वजह से हमें गहराई में जाना होता है। फ़ायदा उनका होता है जिनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, रिकॉर्डिंग है, या आप रिकॉर्डिंग अगर एक कर रहे हैं तो आगे वो शेयर करें। और रिकॉर्डिंग ये नहीं कि बस मोबाइल में, उसे आपके पास सेव रखें। आपके पास तमाम रिकॉर्डिंग मौजूद होनी चाहिए ताकि जो चीज़ समझाई जा रही है उसको जाके किसी का टेस्ट देना है या कोई काम करना है या ECG करना है, आपके पास रिकॉर्डिंग हो, उसको फॉलो करके आप वो काम कर सकते हैं। क्योंकि हम अमली तौर पे भी काम करते हैं। ये रिकॉर्डिंग आपके पास हो, लेक्चर आपके पास हो, फिर आप आपकी वो रिकॉर्डिंग हो कैसे काम किया जा रहा है, मसला हल हो गया। आप टेस्ट इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, लेक्चर आपके पास तैयारी होनी चाहिए, आपके पास प्रैक्टिकली तैयारी नहीं होनी चाहिए, आपका लेक्चर तैयार होना चाहिए ताकि आप टेस्ट के लिए जा रहे हैं। जी, ये तरीक़ेकार है हमारे पास गैस चार्ज करने का। विंडो है या सिपलेट है कि आपके पास जब इसके ऊपर गैस चार्ज होने लगेगी, इसके ऊपर आइस आ जाएगी, जैसे आइस मेल्ट हो जाए समझिए कि गैस मुकम्मल तौर पर चार्ज हो गई है। ये लाइन इसके साथ टच देना है, ऐसा नहीं यहाँ पर पट्टा की हो गैस चार्ज। ये लिखें प्रैक्टिकल हमारे पास है अभी तक। दूसरा आपने कहा था कि एम्पेयर से पहले कई बार बताया जा चुका। अगर आपका 1 टन का यूनिट है, ये हमारे पास 1 टन का यूनिट चलता है 5 और 6 एम्पेयर के दरमियान, ठीक है। 1.5 टन का यूनिट चलता है 7 और 8 के दरमियान, और 2 टन का यूनिट हमारे पास चलता है 10, 11, 12 के दरमियान तकरीबन। 10, 11 12 पे वैसे चल रहा होता है, ये 10, 11 पे ये एम्पेयर हम फॉलो करते हैं। अच्छा, तो यानी कि अगर एम्पेयर आ रहे हैं इसका मतलब चार्जिंग पूरी होगी।